वो एक सप्ताह का दिन था। पार्क ज्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं था। फिर भी मैंने गु क्विंग हान की कलाई कसकर पकड़ी। मैंने उन दोनों को घूमने का टाइम नहीं दिया। मैंने उसे और जियांग शान को सीधे इंटेक्शन एरिया ले गया। इतने सारे बेबी एनिमल्स देखकर दोनों लड़कियों के दिल तुरंत पिघल गए। सिंह हान जल्दी से देखा, ये एक टाइगर क्यूब और एक बेबी पांडा भी है। हम यहाँ उन्हें फीड भी कर सकते हैं। उसने मेरी बांह को जोर से गले लगाया और लगातार हिलाया, मुझे इधर उधर खींचती रही। अचानक फोन बजा तो मैंने फोन निकाला तो देखा किल लैन का मैसेज आया है। व्यंग मास्टर, सबूत इकट्ठा हो गया है। हम कभी भी केस फाइल कर सकते हैं। आज रात हमें इन ब्लॉगरों के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन वार शुरू करनी है, जो इंसानी ब्लड बंस का फिस्टा करते हैं। अगर वे खुद माफी मांगे तो उन्हें साइबर बुली का टेस्ट दे दें। ठीक है, लेकिन अगर वे हठी रहे तो उन्हें जेल भेज दो, जहां वे सिलाई मशीन चलाएंगे। अचानक मुझे लगा कि गु किंग हान की नजर हमेशा मुझ पर ही टिकी हुई है। मैं शंकित होकर पूछा, क्या बात है? उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे कहा, भाई, तुम्हारा फोन स्क्रीन। मैंने सिर खुजाया और समझाया, पिछली बार जब मैं फिल्मिंग कर रहा था मुझे लगा ये कूल लग रहा है, इसलिए मैंने इसे सेव कर लिया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं अभी बदल दूंगा। मुझे पसंद है, वो जल्दी से गहरी सांस लेते हुए बोली। उसने सारी हिम्मत जुटा ली और बोली, भाई चलो साथ में एक पिक्चर लेते हैं। मैंने देखा कि वो अपना फोन निकाली और अपनी बांह सीधी करने की कोशिश कर रही थी। उसी पल गु किंग हान का दूसरा हाथ एक छोटा पेन पकड़े हुआ था। 3, 2 खत्म हो गया। वो अचानक अपनी एड़ी पर खड़ी होकर मेरे गाल पर एक चुंबन दे गई। उसकी आंखें मासूम थीं, लगातार पलकें झपकाते हुए मेरे चौंके हुए चेहरे को फोटो में देख रही थीं, और उसकी कम देखी गई हिम्मती अदा भी। उस लम्हे मेरे दिल की खुशी काबू से बाहर थी। यह देखकर उसने कहा, भाई, मैं अभी बस तुम्हारे पास थोड़ा और करीब आना चाहता था, पर पांडा बहुत भारी है। मैं एक पल के लिए भी स्थिर खड़ा नहीं रह सका। मैं उसकी हाथ में छोटे पांडा को संदेह से देख रहा था कि यह छोटा फरबॉल इतना भारी नहीं लगता। किंग हान, मैंने पता लगाया, यहां तुम 10 युआन में एक चिकन खरीदकर बाघों को खिला सकते हो। बाहर वही तरह का चिकन कम से कम 30 युआन में पड़ता है। तो दोपहर के खाने के समय जियांग शान ने गु किंग हान से उत्साह से कहा, ऊपर से मैंने चेक कर लिया है, यहाँ का चिकन मांस की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। हमको मिलने वाले खाने से कहीं ज्यादा बढ़िया है। पर गु किंग हान थोड़ी भटक गई थी। उसकी उंगलियां लगातार उसके फोन की होम स्क्रीन स्वाइप करती रहती थीं। उसके गाल लाल हो गए। मैं हंसी के साथ बीच में बोल पड़ा, तुम 2 चिकन चुपके से ले जाने के लिए खरीदने वाले नहीं हो ब्रो। इधर पशु चारे की खरीद पर लिमिट लगाई गई है कि ये जानवर की हेल्थ बनाए रखने के लिए है। अगर तुम चुपके से 2 चिकन ले लो तो टाइगर को आज रात पूरे दिन स्टाफ के साथ अपने अकाउंट चेक करने पड़ेंगे। जुशान ने जीभ निकाली। लगता है मेरा प्लान फेल हो गया। लंच के बाद उन्हें जू के गेट पर कुछ और ग्रुप फोटो खिंचवाई, फिर इस छोटा ट्रिप खत्म कर दिया। ग्रुप फोटो देख के मुझे लगा कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो गु किंग हान की आंखें कभी कैमरा की ओर नहीं देखती लगती थीं, बल्कि वो हमेशा मुझ पर ही टिकी रहती थीं। तो मैंने सिर हिलाया, शायद मैं बस दोपहर में चीजों को ओवरथिंक कर रहा हूं, क्योंकि हमें चून यू युआन की मूविंग में मदद करनी थी। जियांग शान से पूछने के बाद मैंने पहले उसे स्कूल वापस ले गया। लगभग 1 बजे आधा था। मूविंग कंपनी के साथ अपॉइंटमेंट 2 बजे का था। तो मैं जल्दी करके चून युआन के घर की तरफ ड्राइव किया। असल में जियांगचेंग हाई स्कूल के पास मेरा जो घर है वो पहले से ही पूरी तरह फर्निश्ड है। उन्हें बस एक कपड़े बदलने की जरूरत है, वो तुरंत ही मूव इन कर सकते हैं। पर मैं चेन यू युआन को जीतने के लिए पक्का हूं, इसलिए मैं इस मौके का इस्तेमाल करके उसका पूरा घर क्लियर कर दूंगा। साथ ही इस जगह का लीज भी टर्मिनेट करूंगा, और साथ ही उसकी मां को ट्रीटमेंट मानने के लिए मनाने की प्लान बनाऊंगा। 7-8 बार कोशिश करने के बाद गु किंग हान की गाइडेंस में हम चेन युआन के घर पहुंचे, क्योंकि उसे आज ही मूव करना था। चेन युआन ने स्कूल से 1 दिन की छुट्टी ली थी। वो आंगन में बैठकर अपनी लेसन रिव्यू कर रही थी। आज उसने स्ट्रेप वाला सफेद ड्रेस पहना था, जिसमें कमर टाइट थी, जिससे उसकी फेयर गर्दन और उतले कंधे दिख रहे थे। उसके हाई चेस्ट पर 2 पतले स्ट्रैप्स ऐसे लग रहे थे जैसे 1000 पाउंड वजन सहन कर रहे हों और कभी भी टूट सकते हैं। अब मैं आगे गया और मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया, मजाक में कहा कि सीनियर आज इतनी खूबसूरती से ड्रेस्ड है। डेट पर जाने की प्लानिंग करते हुए चुन युआन ने मुझ की ओर ऊपर देखा। वो हंसी और सिर हिलाया, मैं तेरे पूछने का इंतजार कर रहा हूं। ज्यूचिंग हान ने मेरे आर्म को हक किया और आधा कदम आगे बढ़ा, जिससे मेरे और चुन युआन के बीच दूरी बन गई। उसने भी एक सिंपल ग्रीटिंग दी। चुन युआन ने मेरे तरफ उसकी इंटीमेट एक्शन देखी और प्रशंसा में बोली, बड़े भाई का होना कितना कूल है। मुझे भी बड़ा भाई चाहिए। तो वो चंचल ढंग से मेरा दूसरा आर्म पकड़ ली, शरारती अंदाज में बुलाते हुए। और भाई गुबाई को देखते ही वो किंग हान ने छोटा मुंह पुट पुट किया और मेरा आर्म छोड़ दिया।
उस तुरंत मेरी कमर को कस के हक किया, अपना दावा करते हुए बोली, सीनियर युआन, ये मेरा भाई है। तू मेरा भाई मेरे से छीन नहीं सकता। चुन यू युआन ने मेरे तरफ उसकी इंटीमेट एक्शन देखी और प्रशंसा में बोली, बड़े भाई का होना कितना कूल है। मैं भी बड़ा भाई चाहता हूं। उसने चंचल ढंग से मेरा दूसरा आर्म पकड़ लिया, शरारती अंदाज में गुबाई। इसे देखकर गुकिंग हैन ने छोटा मुंह पुट किया और मेरा आर्म छोड़ दिया। फिर उसने मेरी कमर को कस के हक किया, अपना दावा करते हुए बोली, सीनियर युआन, ये मेरा भाई है। तुम में मेरा भाई मेरे से छीनने की इजाजत नहीं है। गु किंगहैन की जलन भरी एक्सप्रेशन देखते हुए मैंने धीरे से उसका सिर स्ट्रोक किया। तो मैंने से घुमाकर चुन युआन को देखा और पूछा कि उसके सामान पैक हो गए। चुन युआन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हाउस में ले गई। मॉम, गुबेई यहाँ है। उसकी आवाज सुनते ही लियू शियांग ऊपर से जल्दी नीचे आया। वो 2 बड़े बंडल बिस्तर की चादरों से बना लेकर चल रही थी। उसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भरी थीं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिख रही थीं। मैं जानता था कि वो उस वक्त जबरदस्त दर्द झेल रही थी, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसके हाथों से बंडल ले लिया। मैंने उसी मौके पे उसका पल्स भी चेक कर लिया। पल्स से पता चला कि कैंसर के अलावा उसका शरीर भी बहुत कमजोर था। तो कड़ी मेहनत की थकान ने उसे कई बीमारियां दी थीं। वो बहुत ही कुपोषित थी, पर सौभाग्य से ये बीमारियां अभी भी ट्रीटेबल स्टेज में थीं। अगर ये सच में चेन यू युआन के कॉलेज एग्जाम्स के बाद तक चलती रही तो मुझे डर है कि वो बचाने के काबिल नहीं रहेगी। आंटी, मैंने पहले ही एक मूविंग कंपनी ढूंढ ली है, तो तुम दोनों को बस उन्हें बताना है कि कौन सी चीजें मूव करनी है। लियू शियांग ने भौमें चढ़ा ली, ये उनके लिए बहुत ज्यादा झंझट है। को हम खुद ही पैक कर लेंगे। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम अभी सिर्फ 3 महीने से थोड़ा ज्यादा दूर है। हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही रहेंगे। घर खाली छोड़ना तो वेस्ट है, तो तुम दोनों का होना घर को और कोजी बना देगा। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि अगर घर बहुत देर तक खाली रहे तो घर के लिए भी ठीक नहीं है, और मूविंग कंपनी के लिए भी। वो असल में मेरे परिवार के सारे कामगार हैं, तो वो वैसे भी फ्री हैं, तो चलो उन्हें बुला लेते हैं और मदद कराते हैं। इसी बीच एक खुली जगह में घुस आया। नीले वर्क यूनिफॉर्म पहने सफेद ग्लव्स वाले 6 लोग ट्रक से बाहर निकले। तो सामने वाला मसलदार आदमी मुझे देखकर जल्दी से आगे आया कि युहाब, क्या यही घर है? मैं सिर हिलाया और चेन यू युआन से कहा, तुम्हें बस उन्हें बताना है कि कौन सी चीजें ले जानी है। पर्सनल चीजों के लिए तुम उन 2 महिला वर्कर्स को पूछ सकते हो, वो तुम्हारी पैकिंग में मदद करेंगे। मसलदार आदमी ने ट्रक से मोटा कार्डबोर्ड का ढेर उठाया। उसने टेप से कार्ड बॉक्स बनाकर पैकिंग और मूविंग शुरू कर दी। ये घर शायद कुछ महीने खाली रहेगा। पहले हम घर को लैंडलॉर्ड को वापस कर दें, क्या ख्याल है? सीनियर युआन की एग्जाम से पहले तुम दोनों मेरे यहाँ रह सकते हो। उसके कॉलेज जाने तक इंतजार करो, तो तुम उसके पढ़ाई वाले शहर में दूसरा प्लेस रेंट कर सकते हो। ऐसे करके तुम कुछ महीने का किराया बचा सकते हो। लियू शांग हैरान रह गई। उसे भी नहीं पता था कि उसका शरीर इतना टाइम टिक पाएगा या नहीं, पर अगर वो अभी घर वापस कर दे तो हर महीने कुछ 100 युआन बचाकर चुन यू युआन के लिए पौष्टिक खाना खरीद सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, और चलो अब लैंडलॉर्ड को ढूंढते हैं और चाबियां वापस देते हैं, लियू सियांग ने कहा। मुझे साथ चलने दो। अब फिर मैं गुक क्विंगहान की तरफ मुड़ गया। यहां सीनियर यू युआन के साथ चुपचाप रहो। मेरे वापस आने का इंतजार कर गु किंगहान ने पुट किया। मेरे साथ छोड़ने में झिझक रहा। आखिर में उसने फिर भी ठीक है कहा। मकान मालिक उस गली में रहता था जो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। लियू सियांग ने रास्ते में मुझे वहां ले गया। लियू सियांग के बगल में चलते हुए मैंने पूछा, आंटी लियू, आप अपनी अभी की हेल्थ कंडीशन के बारे में जानती हो क्या? लियू सियांग का एक्सप्रेशन एक पल के लिए कड़ा हो गया। वो तुरंत मुस्कुराई और बोली, मैं सालों से ही काम करती आ रही हूं। मेरी हेल्थ वाकई में इतनी अच्छी नहीं है। मैं अब भारी काम नहीं कर सकती। मैंने सिर हिलाया, फिर बोली, आंटी मुझे थोड़ा बहुत मेडिसिन आता है। अभी सिर्फ हेल्थ खराब है, इतना नहीं है। तो तुम्हें कैंसर है? ये सुनकर लियू सियांग थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर आ भर ली। मैं पहले काम पर बेहोश हो गई थी। शहर के पुराने डॉक्टर ने कहा मुझे कैंसर हो सकता है। मैं खुद ही जानती हूं, मैं यू युआन के साथ ज्यादा टाइम नहीं रह सकती, और युआन अब अपने कॉलेज के एग्जाम देने वाली है। ये उसके डेस्टिनी का टर्निंग पॉइंट है। मैं अब उसे और डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने दे सकता। मैं पहले ही उसे पूरा घर नहीं दे पाया, तो मैं अब उसकी भविष्य की जिंदगी को और इफेक्ट नहीं करना चाहता। उसके शब्द सुनते ही मैंने आंखें रोल कर मुस्कुराते हुए कहा, आप भी नहीं चाहती कि सीनियर को पता चले कि आपको कैंसर है ना? यह सुनते ही लियू शांग तुरंत फ्रोस्ट हो गई और दुखी होकर बोली, तुम क्या प्लान कर रहे हो? मैं समझाया, आंटी लियू, असल में आपकी बीमारी अभी भी अर्ली स्टेज में है। सही ट्रीटमेंट से इसे ठीक किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ ट्रीटमेंट में कोऑपरेट कर सकें। लियू शांग की भ्रू रिलैक्स हो गई जब उसने बेबस होकर कहा, कोई जरूरत नहीं शाओबेई,
मैं जानता हूं तुम अच्छे बच्चा हो, पर मैं तुम्हें बहुत सारे फेवर नहीं दे सकता। तो मेरी जिंदगी वैसी ही है जैसी है। मैं धीरे से सांस ली। मुझे पता था कि वो मुझसे बहुत बड़ा फेवर ले लेने से डर रही थी कि बाद में ये चेन युआन के लिए बोझ बन जाएगा। एक पल सोचने के बाद मैं उसे मनाने की कोशिश जारी रखी। आंटी लियू, असल में मैं सीनियर युआन पर बहुत टाइम से क्रश रखता हूँ। युआन के कॉलेज में एडमिशन तक इंतजार कर। उसके डेटिंग पर मैं तब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखूंगा, पर अभी तुम अभी हाई स्कूल में हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम उसकी जिंदगी बदलने का सबसे इंपॉर्टेंट मौका है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी या कोई चीज उसकी पर इफेक्ट करे। मैं सिर हिलाया। मेरा एक्सप्रेशन सीरियस था जब मैं बोला, मैं बिल्कुल भी सीनियर की पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करूंगा। इस क्रश के अलावा कि मैं आशा करती आप भी मेरी मदद कर सकें इसे सीक्रेट रखने में। भले ही चेन युआन का अपीयरेंस, फिगर और पर्सनैलिटी सब शानदार हैं, तो आखिरकार तुम दोनों अभी अभी मिले हो। तो ये कहा जाने वाला सीक्रेट क्रश बस एक बहाना है लियू सियांग को मेरे अच्छे इरादे स्वीकारने के लिए ज्यादा तैयार करवाने का। मैं बस आशा करता हूं कि अगर मिस युआन और मैं साथ हो जाएं तो हमारी शादी में तुम्हारा आशीर्वाद मिल सके। आप भी अपनी बेटी को आईएसएल पर चलते देखना चाहती हैं? मैंने कहा, गहरी लव में फेंकते हुए। ल्यूशियन ने आंखें बंद कर ली, अपनी बेटी को साफ सफेद वेडिंग ड्रेस में कल्पना करते हुए। मिस युआन तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारी बीमारी के साथ आगे चलकर तुम्हें अक्सर दर्द रहेगा, तो तुम यहां तक कि कोमा में भी गिर सकते हो। तो जब मिस युआन को पता चलेगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह बस खड़ी रहकर तुम्हारी मौत देखेगी? तो तुम जरूर नहीं चाहते कि तुम कोमा में रहो जबकि मिस युआन खुद को किसी बुजुर्ग को बेच दे तुम्हारे ट्रीटमेंट के पैसे देने के लिए, है ना? ओरिजिनल स्टोरी में चाहे उसे पता था कि लियू शियांग की कोई सर्वाइवल की संभावना नहीं है और ट्रीटमेंट सिर्फ उसकी जिंदगी कुछ सालों तक ही बढ़ाएगा। अब फिर भी चुन युआन ने मेडिकल बिल्स के लिए पैसे पाने हेतु की वुमन बनना चुना। लियू शियांग का एक्सप्रेशन टूट फूट वाला था। कभी कभी मुझे आंक रहा था। उसने बेबस होकर एक लंबी सांस ली। शाओ बेई, यह तुम्हारी बात सुनेगा। मैं तुम्हारे और यू वान के साथ रहने पर आपत्ति नहीं करूंगा, लेकिन आशा करता हूं कि तुम उसका यूनिवर्सिटी खत्म होने तक इंतजार करोगे। बिल्कुल, मैं तुरंत ही हां कह दिया। मैं खुशी से सिलाए बिना नहीं रह सका। जैसा लियू शियांग ने सोचा, बस जब तक मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकूं। चेन युआन और लियू शियांग के माँ बेटी बंधन को देखते हुए मैं अपनी बाकी जिंदगी चेन युआन पर ही जी सकता हूं। लियू शियांग ने सोचा कि मैं कोई लवसिक फूल हूं। उसे कोई अंदाजा नहीं था। मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था, तो मेरी करियर ओरिएंटेड माइंडसेट पूरी तरह से हावी हो गई। प्यार कैसे इतनी स्वीट हो सकता है जितनी ये गॉड सेंट वेल्थ। वे जब चुन युवान ग्रेजुएट करेगी, मैं उसे ग्रुप में पुल करूंगा। सिर्फ कॉम्पिटिटर को हटाऊंगा ही नहीं, ग्रुप को नई हाइट्स तक ले जाने में भी मदद करूंगा। हम मकान मालिक के दरवाजे पर पहुंचे। मकान मालिक एक बुजुर्ग औरत थी जिसके बाल सफेद हो रहे थे। जब उसे पता चला कि लियू शांग आज ही बाहर निकलना चाहती है, तो उसने जल्दी से चिंता में पूछ लिया, क्या तुम दोनों ने सस्ता प्लेस ढूंढ लिया? लियू शांग एक पल के लिए नहीं जान पाई क्या जवाब दें। वो तुरंत की ओर झट से देखी। अगर इन लोगों को पता चल गया कि वो मेरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जरूर उनके पीछे गॉसिप होगी। कहेंगे कि वो अनैतिक है या उसने अपनी बेटी को बेच दिया, वगैरह। मैं एक कदम आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए समझाया, मैडम, मुझे पता है आप आंटी लियू और उसकी बेटी की फिक्र कर रही हैं। आंटी लियू ने ट्रेडिशनल चाइनीज इन हॉस्पिटल में एक्सप्रेस डिलीवरी संभालने की नौकरी मिल गई। वहां उनके पास स्टोरेज के लिए एक डेडिकेटेड रूम है, तो दो छोटे जोड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुजुर्ग औरत ने सिर हिलाया, समझ गई। इससे मेरा दिमाग रिलैक्स हो गया। अगर आप आज ही बाहर जा रही हैं, तो युआन से मेरे लिए रेंट साइन लिखवा दो या लटका दो, ठीक है? मकान मालिक को इन्फॉर्म करने के बाद दोनों अपने घर वापस चले गए। मैंने वही रीजन यूज करके सभी पड़ोसियों को समझाया। पड़ोसियों ने कल मुझे लियू सांग के घर में आते देखा था और आज जब मूविंग कंपनी आई तो उन्हें पहले ही गॉसिप शुरू कर दी। चेन युआन की कहानी कि उसे उसके शुगर डैडी ने फाइंड किया पहले ही सबके बीच घूम रही थी, गॉसिप इंटेलिजेंस स्टेशन को अलविदा कहती हुई। और मेरे बगल में किंग हान ने मेरी बांह पकड़ ली, उलझन भरी एक्सप्रेशन से बोला, ब्रो, तू वो क्यों कहा? और मैं चारों ओर देखता हूं और देखा कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैं धीमी आवाज में समझाया, तो इन बूढ़ी औरतों के पास हाथ में बहुत टाइम है। उन्हें दूसरों की स्टोरी बनाना और गॉसिप करना बहुत पसंद है, और आंटी लियू अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत फिक्र करती है। भले ही वो मुंह होने के बाद इन लोगों से कांटेक्ट नहीं करेगी, पर अपनी प्राइड के कारण हमारे अच्छे इंटेंशन को रिजेक्ट कर सकती है। वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो आंटी लियू के बारे में पूछ रहे हैं काइंडनेस से? एक तरफ ये उनके नौजी क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करने के लिए है, तो दूसरी तरफ ये उन्हें आंटी लियू के करीब लाने के लिए है, ताकि बाद में वो फेवर मांग सके।
दुगु किंग हान के थॉटफुल एक्सप्रेशन को देखते हुए मैंने धीरे से उसकी छोटी नाक को पिंच किया। पर तुम्हारे भाई बहुत ओपन माइंडेड है, तो मैं अपनी प्राइड के लिए खुद को सजा नहीं दूंगा। अगर भविष्य में तू सफल हो गया और बोले कि मुझे सपोर्ट करना है, तो मैं तेरे हिल्स तक चाटने को भी रेडी हूं। ऐसा कहने के बाद मैं अपने ड्राई लिप्स को चाटे बिना नहीं रह सका। गुकिंग हान ने अपना सिर नीचे किया। उसकी नजर मेरे जूते वाले पैर पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने छोटी आवाज में कहा, नहीं, ये डर्टी है। इसे देखते हुए मैं उलझन में पलके झपकाया। क्या उसे अभी मुझे पेरवर्ट नहीं कहना चाहिए? तो मैं फिर सिर से उसकी ओर देखा। ऐसा लगा जैसे गुकिंग हान सच में इसको कंसिडर कर रही थी। दुगु किंगहान का सोच वाला एक्सप्रेशन देखकर मैंने धीरे धीरे उसकी छोटी नाक को पिंच किया। पर तुम्हारा ये भाई तो बहुत ओपन माइंडेड है। मैं अपनी इगोर के लिए खुद को टॉर्च नहीं करूंगा। अगर तू भविष्य में सफल होकर कहेगा कि मेरी बैक करनी है, तो मैं तेरे हिल्स तक चाटने को भी रेडी हूं। ऐसा कहके मैं अपनी सूखी होठों को चाटे बिना नहीं रह सका। दुगु किंगहान ने सिर नीचे किया। उसकी नजर मेरे जूते वाले पैर पर टिकी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने छोटी आवाज में कहा, नहीं, ये तो टेरिबल है। इसे देख के मैं कंफ्यूज्ड होकर पलके झपकाया। उसे अभी मुझे पेरवर्ड बोल देना चाहिए नहीं क्या? तो मैं फिर से उसकी तरफ देखता हूं। ऐसा लगा जैसे वो किंगहान सच में सोच रही थी, क्या मैं उसे करप्ट कर दिया? मैंने खुद से सोचा, चेन युवान के घर वापस, क्योंकि वो लोग वहां लंबे टाइम तक रहे थे। बहुत सारी चीजें थी जो वो फेंक नहीं सकते थे। मूवी कंपनी मदद कर रही थी, सब कुछ सॉर्ट और पैक कर रही थी। जब मैंने रिटर्न किया, चेन युवान पास आया और स्माइल के साथ बोला, बेई, तो मैं नहीं जानता कैसे कहूं, उनकी मदद से सच में बहुत इजी हो गया। मैं चुपके से लियू सांग को देखकर मजाक किया। अभी अभी जब मैं आंटी के साथ किराया देने गया, तो उसने हमारी बात पर पहले ही एग्री कर लिया। चुन युवान ने सिर टिल्ट करके शंकित होकर पूछा, तो वह तुरंत कुछ समझ गई और उसका चेहरा एक ही पल में लाल हो गया। मैं हेल्प करूंगा। वो पैनिक में वहीं से भाग गई। जी यू चिंग हैन ने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसकी आवाज भी थोड़ा अनहैप्पी हो गई। अभी अभी तुम लोग बाहर गए थे, क्या हुआ था? मैं एक पल सोचा, अगर बाद में मैं चुन्युवान से चीजें छुपाना चाहूं, तो शायद मुझे जी यू चिंग हैन का सहयोग भी चाहिए पड़ेगा। तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो गिल्टी लगते हुए अपना सिर नीचे कर बैठी। उसने धीरे से मेरी आस्तीन खींची और पूछा, हमारे पास आंटी की मदद करने का तरीका है ना? हमें सौभाग्य से हमें जल्दी पता चल गया। अगर हम और 3-4 महीने इंतजार कर लेते, तो यहां तक कि देवता भी उसे बचा नहीं पाते। तो इधर उधर का मुंह अभी भी थोड़ा टाइम लेगा। मैं मेरे आंटी को हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप कराना चाहता हूँ। वैसे मैंने आज सुबह कैप्टन चेन से वादा किया था कि मैं उसे ले जाकर पुराने जनरल सीजैन से मिलवाऊंगा। मैंने गु क्विंगहैन की ओर देखा, क्या तुम साथ चलना वांटेड हो? गु क्विंगहैन ने मुझको देखा, फिर चेन युआन को। मैं सिस्टर युआन के साथ रहना चाहता हूँ। मैंने उसकी गाल पकड़ ली। तुम्हारा एक्सप्रेशन सब कुछ बयां कर रहा है। अगर तुम्हें पता चल गया, तो क्या तुम सिस्टर युआन की इंटरोगेशन सह पाओगे? उसने मेरा हाथ थाम लिया और शिकायत की, अब भाई, फिर मैं सबके साथ चुन युवान के घर चलूंगा। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कूल दिखते हुए पैक करने में मदद की। आंटी लियू के लिए वो घर बहुत समय से खाली पड़ा है। मैंने मेड को बुलाकर साफ करवाना भूल गया। क्या मैं आपसे थोड़ा ट्रबल करके पहले जाकर क्लीन अप करवा सकता हूँ? गुबेई, मैं ही जाकर इसे क्लीन कर दूं। मेरी माँ भारी काम नहीं कर सकती। चुन युवान ने बीच में बोल दिया। मैं तो बहाना बनाते ही था। अजगु किंग आगे बढ़े और कहा, सिस्टर युवान, मेरा भाई और मैं भी मदद करेंगे। वैसे भी हम आंटी को पड़ोस में घुमा सकते हैं। नहीं तो जब तक सारे सामान का ट्रांसफर खत्म होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो कल उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि खाना कहाँ से खरीदना है। हमारी फिक्रमंद निगाहें देखकर चुन युवान फिर भी थोड़ा चिंतित रह गई। तो उसने लियू सियांग की ओर देखा। युवान, थोड़ा सा क्लीन अब ज्यादा मेहनत नहीं लेगा। वे मदद करेंगे। ऐसे करके जब तुम वहां पहुंचोगे, तो तुरंत पढ़ाई शुरू कर सकते हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है, तो तुम्हें पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। लियू सियांग ने फाइनल डिसीजन ले लिया। कार में बैठते ही मैंने लियू शांग को इस ट्रिप का असली मकसद बताया। वो धीरे से आभरी और तुरंत ही सीरियस एक्सप्रेशन ले ली। शाओ बेई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस ट्रीटमेंट की कीमत कितनी पड़ेगी और पूरी रिकवरी की क्या संभावना है? अगर बहुत महंगा है, तो चाहे क्यूरेबल ही क्यों ना हो, वो ट्रीटमेंट लेने की हिम्मत नहीं करेगी। एक पल सोचने के ने कहा, आंटी, आपको खर्च की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर एक्यूपंक्चर ट्रीट मैं ही खुद करूंगा। दवाइयों की जड़ी बूटियां और उपकरण मेरे परिवार के लिए हैं। तो तुम्हें बस कॉस्ट प्राइस देना है। हम इसे U1 की ट्यूशन फीस से डिडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ठीक हो पाएगा या नहीं, मैं बस इतना कहूंगा, इंसान प्लान बनाता है, भगवान डिस्पोज करता है।
तो मेरी बात सुनकर और लागत ज्यादा नहीं लग रही थी, लियू शियांग ने आखिरकार हल्के से सिर हिलाया और सहमति जताई। जैसे ही वो बच गई, आगे चल के थोड़ा और काम कर सकेगी। वो किसी न किसी तरीके से मेडिखर्च वापस चुका पाएगी। अकार जल्दी ही जियांगचेंग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच गई। मैं अभी चेन फू को बुलाने ही वाला था जब मैंने उसे गार्ड हाउस में बैठा देखा। तो मैर की विंडो नीचे की, हाथ छिलाया, अंकल चेन, अंकल साथ में चलेंगे। चेन फू ने दोपहर में शॉवर किया हुआ लगा था। उसने हरा मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन लिया था। उसकी पोज बिल्कुल सीधी थी। छोटी छोटी मेडल की एक लाइन उसके चेस्ट पर पिन की हुई थी। तो एक बड़ा बुक्के लेकर वो बैक सीट में बैठ गया। मैंने भौं उठाई और मजाक में कहा, अंकल, क्या तुम्हारी वाइफ को पता है तुम मर्दों को फूल देते हो? वह शर्माते हुए हंसा, सीक्रेट स्टैश। ये सब सीक्रेट स्टैश से है। शादी करने के बाद तुम्हें समझ आएगा। हुआ तो हॉल की राह में मैंने पूछा, अंकल चेन, क्या तुमने अभी तक उन लोगों को इंट्रोगेट किया है? तो उन लोगों ने कहा कि ऑनलाइन अफवाहें सुनी थी, इसलिए मेरी बहन को बुली किया। तुम्हारे पास उस दिन की सर्विलांस फुटेज पहले ही है कि मैं आशा करता हूं कि तुम आज रात एक स्टेटमेंट जारी कर सको जिससे मेरी बहन की बेगुनाही साबित हो। कि साथ ही ये भी बताओ कि साइबर बुलिंग ने स्कूल में मेरी बहन को बुली किया, जिससे उसे गहरी डिप्रेशन हो गई। तो उनको याद दिला दो कि इंटरनेट कोई लूटा फूट वाला जगह नहीं है। चेन फू ने सिर हिलाया। आखिरकार जो मैं कह रहा था वो पूरी तरह सच्चाई थी। वो तुरंत अपने सिटी गार्ड टीम के साथी को कॉल करके कहा कि एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर दे। कार होतुआ हॉल के सामने रुक गई। 4 लोगों का ग्रुप एक लंबी कॉरिडोर से होकर हुआतुआ हॉल में घुसा। लियू शियांग पीछे से थोड़ा डरे हुए उनका पीछा कर रहा था। उसको कभी नहीं पता था कि इस तरह की जगह ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हॉस्पिटल में मौजूद है। इधर की डेकोर ही उसे पता चल गया कि कंसल्टेशन फीस जरूर महंगी होगी। गुकिंग हान ने लियू शियांग की बेचैनी देखी। उसने मेरे हाथ को छोड़ दिया, अपना हाथ लियू शियांग के साथ मिलाया और बोली, आंटी, मेरा भाई सिर्फ एक मरीज को देखने आया है, तो वो यहाँ डॉक्टरों को तुम्हें ट्रीट करने नहीं कह रहा है। और ये सुनते ही लियू शियांग ने तुरंत राहत की सांस ली। हुआ तो हॉल में प्रवेश करते हुए मैंने काउंटर पर बैठे बुजुर्ग डॉक्टर से कहा कि कुछ दवाइयां तैयार करें और मुझे सिल्वर सुइयों का सेट दे दें। आंटी लियू, कृपया थोड़ी देर के लिए वहां के कंसल्टेशन रूम में इंतजार करो, और अंदर जाना सुविधाजनक नहीं है, मैंने माफी मांगते हुए कहा। यह चीज आंटी लियू के पास ही रहेगी। तो मैंने सिर हिलाया और चांद फू को हुआतुआ हॉल के इंटीरियर वार्ड की तरफ ले गया। हुआतुआ हॉल का इंटीरियर वार्ड बहुत शानदार ढंग से सजाया गया था। प्राचीन गहरा आंगन वाला हवेली जैसा लग रहा था। अंदर का सारा फर्नीचर कस्टम मेड था। इतने एंटिक सेटिंग में भी यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। जैसे ही मैं अंदर गया, चंदन की हल्की खुशबू मेरी नाक में भर गई, जो तुरंत मूड को कूल कर देती है। आज शी जेक्सियन की देखभाल शी यूशिंग कर रहा था। साथ में उसकी तीसरी बहन गुवान भी थी। मुख्य पुरुष लोंग और टियन भी यहाँ किसी कारण से आया था, तो वो बेधड़क और पूरी ध्यान से गुवान से गपशप कर रहा था। हालांकि गुवान को लोंग और टियन पसंद नहीं था, फिर भी वो उसकी पारंपरिक मेडिसिन की जानकारी में जिज्ञासु थी, इसलिए वो कभी कभी कुछ शब्दों में टोक देती। तो तेरा छोटा भाई तुम्हें ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है? ये वाकई बहुत ज्यादा है। अगर मेरी बहन तुम्हारी जैसी खूबसूरत होती तो मैं कभी उसे ऐसे ट्रीट नहीं कर पाता। तू खुद ही पहले ही माफी मांग चुका है। क्या चाहिए उसे? तुम सब तो फैमिली हो। क्या वो चाहता है कि तू घुटनों के बल झुके? लोंग और टियन ने अपनी ग्रीन टी वाली बातें फेंकी। गुवान भी असंतोष में फूंक मार रही थी। वो बहुत कम ही घर आया था, तो मैं हमारे मम्मी पापा के सामने माफी मांगना चाहता था, पर मुझे पता है कि वो निकलते ही वापस नहीं आया। तो वो यहां तक कि सस्पेक्ट कर रहा था कि मैं जानबूझकर उसे अवॉइड कर रही हूं। इसे देखकर मैंने नाक सिकुड़ी और 2 तेज स्निफ लिए। मैं प्रशंसा में कहा, हमारा ये वार्ड वाकई बहुत बढ़िया डेकोरेटेड है, पूरी तरह से उसके शुद्ध चाइनीज डिजाइन के लायक है। इतनी तीव्र चंदन की खुशबू में भी मैं अभी भी हरे की बदबू सूंघ रहा हूं। तुम हरे को ग्रीन टी क्यों कह रहे हो? मैं जो कहा वह सुनते ही लोंगा और टियन शॉर्ट अप होकर खड़ा हो गया। मैं घिनौने अंदाज में आंखें रोल कर दिया। अगर तेरे कान काम नहीं कर रहे तो तू उन्हें किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दे। तू इतना रूड कैसे हो सकता है? गुगु वैनर फ्रॉन किया और अनहैप्पीली कहा, गु, हमारी रिलेशनशिप क्या है? इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है? कल तू मेरे चेहरे की ओर पॉइंट करके मुझे बस्टर्ड कह दिया। इतनी जल्दी भूल गया? मैं स्नीर किया। मैं लोंग आउटियन की तरफ एक नजर मार ली और फिर मैंने ठंडी स्माइल के साथ मुंह खोल दिया। गुब, तू क्रेडल को लूटने की कोशिश नहीं कर रहा है ना? एक चार्लेट बस कुछ शब्दों से तुम्हें नाक से लीड कर सकता है। वो सच में मेडिकल स्किल्स रखता है। तो गुवैन ने रिटॉर्ट किया, तुम वाकई मेडिकल स्किल रखते हो? तो मैंने उसे फेक सरप्राइज के साथ देखा। लोंग और टियन ने जवाब नहीं दिया। वह बस एरोगेंटली स्नॉट किया, मुंह के कोने हल्के से ऊपर उठे, एक ट्रायम्फेंट स्माइल दिखाते हुए।
तो कल जब तू जोर से कह रहा था कि तब तक ट्रीट करूं जब तक वो लंगड़ाने वाला न हो जाए, तेरी असली मंशा क्या थी? कि तू चाहता था कि वो तेरे साथ डिसेबिलिटी बेनिफिट्स कलेक्ट करे। फिर मैं एक पल रुक गया, फिर गुवान एयर की ओर मुड़ गया। क्या आजकल इडियट्स को भी बेनिफिट्स मिलते हैं? लॉन्ग और टियन का चेहरा तुरंत ही फीका पड़ गया। फिर वो शर्माते हुए लाल हो गया। सच में उसके पास एक जीन को ट्रीट करने की स्किल थी, पर अभी सबके सामने इसे एडमिट करना उसके बस की बात नहीं थी। अगर यंग मास्टर गू मेरा स्वागत नहीं करेगा तो वो बस चला जाएगा, तो उसने गुस्से में कहा। फिर चारों ओर देखता रहा, तो मैं उलझन में अपना मुंह खोल बैठा। कोई भी तुझे रोक नहीं रहा। उसे दांत पीसकर मुझे तीखी नजर से घूरना पड़ा। मेरी पिछली बातों ने उसे खुद की ओर इशारा करता हुआ क्लाउन बना दिया। उसके जाने को देखकर मैं एक पल सोच में पड़ गया। फिर मैं गो वान एयर की ओर फिर से देखा और उसे याद दिलाया, अगर लॉन्ग आउट टियन के पास वाकई टैलेंट है तो उसकी मनसा जरूर ही पवित्र नहीं है। तुझे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और अगर उसके पास टैलेंट नहीं है तो वो एक फर्जी है। तुझे उससे और भी ज्यादा दूर रहना चाहिए। को मेरी बात सुनकर गुआनेर की पहले की उदास आंखें अचानक चमक उठीं। शाओ बेई, क्या तू मेरी लेकर फिक्र कर रही है? मुझे पता है मैं गलत था, कल की सारी गलती मेरी ही थी। अगर तुम्हें वो आदमी पसंद नहीं है तो अगली बार वो गार्ड्स को कह देगा कि उसे बाहर निकाल दें। अशाओ बेई, असल में मैं कल घर जाकर तुम माफी मांगना चाहता था, लेकिन मैं इंतजार करता रहा और तुम कभी वापस नहीं आई। मैंने बेपरवाह तरीके से सिर हिलाया। अगर गुवैनर और लॉन्ग ऑटिन मिलकर काम करें तो लॉन्ग ऑटिन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। गु ग्रुप से जानकारी पाने के लिए पन्यास की कहानी में जो व्यापार साम्राज्य उसने बनाया, वो गु ग्रुप का खून चूस कर बनाया गया था। भले ही ये सिर्फ एक छोटी सी संभावना हो, मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा। आखिरकार मेरी पिछली जिंदगी में एक मेहनती वेतनभोगी के तौर पर मैं साफ समझता था कि सिर्फ ये विशाल धन संपदा और समृद्धि ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। चेफ चेन फुजिए झेन के बिस्तर के सामने खड़ा था, एक गुलदस्ता हाथ में लिए। उसकी पोजीशन बिल्कुल सीधी थी। उसका आइडल सामने देखकर यह बड़ा आदमी थोड़ा हक्का बक्का हो गया। उसने मुझको भीख मांगती आंखों से देखा। मैं झिए झान के बिस्तर के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, सर, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? तो जब झिए झान ने मुझे देखा तो एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि शुक्रिया कहें या गुस्सा। तब वह कृतज्ञ था क्योंकि मैंने उसकी बीमारी ठीक कर दी थी। उसकी चोट को देश के सभी मशहूर डॉक्टरों ने जांचा था और सबने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की सलाह दी। सिर्फ मैं ही हिम्मत करके उस पर ऑपरेशन किया, और वो बीमारी जो इतने मशहूर डॉक्टरों को भी हरा नहीं पाई, असल में मैंने ही ठीक कर दी। वह मुझसे बहुत इंटरेस्टेड था, यहां तक कि उसने पोते को अपनाने का प्लान भी बनाया। पर अनपेक्षित रूप से मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसके बजाय मैंने उसे कहा कि मेरे पापा को अपने बेटे की तरह अडॉप्ट कर ले। उसे जीन ने अपने सामने खड़े मिडिल एज आदमी को देखा। क्या ये वही व्यक्ति है जिसे तुम चाहते हो कि मैं अडॉप्ट करूं? मैं बार बार सिलाया, बुजुर्ग सर, बेवकूफ़ी मत करो। मैं कैसे ऐसी बेतुकी बात कह सकता हूं? और जब मैं कल घर गया और पापा को बताया तो उन्होंने तुरंत मुझे मारपीट कर दी। तो लगता है तुम्हारी रेपुटेशन काम नहीं कर रही, बुजुर्ग सर। जीझान ठंडे अंदाज में ठहाका मारते हुए बोला, का इंतजार कर जब तक मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाता। मैं तुम्हारे घर आकर मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस बुजुर्ग की रेपुटेशन अभी भी टिकी है या नहीं। मैं चुपके से खुश था। अगर बुजुर्ग कार्रवाई करेंगे तो लगता है कल की मारपीट का बदला मिल जाएगा। मैं फिर से मेरे सामने खड़े चेन फू को देखा और उसे जीझान से मिलवाया। ये इस इलाके की सुरक्षा संभालने वाला सिटी गार्ड है। चाचा चेन, उसने मुझे बताया। तो तुम्हारी जवानी के कई किस्से मेरे पास हैं। बुजुर्ग सर, आप इतने जबरदस्त हैं कि आप सेना को ले जाकर हैचेंग को पकड़ सकते हैं, सीधे दुश्मन की घेराबंदी तोड़ सकते हैं। हमारी डैश के लिए सिया, तुमने एक मजबूत लॉजिस्टिक रूट स्थापित किया। इस उपलब्धि के लिए मुझे कम से कम 2 नीडल्स से तुम्हें टॉस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं बोला, मैंने सिल्वर नीडल्स निकाले और उन्हें जी झियन के एक्यूपॉइंट्स में डाल दिया। अजी झियन ने मुझको संदेह से देखा। तो उसने वाइन से टोस्ट और खाने से टोस्ट की बात सुनी थी, लेकिन सिल्वर नीडल्स से कभी नहीं। फिर भी तारीफ सुनकर उसका मूड अच्छा हो गया। खासकर सरेपनेल हटने के बाद उसकी सांस अब बहुत स्मूथ हो गई। तो उसने चेन फू की ओर दयालुता से सिर हिलाया। चेनते खुद 2 कदम आगे बढ़ा। उसने हाथ में लिए हुए गुलदस्ता को कमरे के फूलदान में रख दिया और फिर उसने शी जैन को एक मिलिट्री सलाम किया। बिस्तर में लेटे बुजुर्ग ने भी दाहिनी हाथ उठाकर जवाबी सलाम किया। बुजुर्ग जनरल की धीमी हरकतें देखते हुए चेन फू की आंखों में आंसू भरने लगे। जनरल सीए, तब जब मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैंने दृढ़ता से इस राह को चुना। तो मुझे सैनिकों की रोमांच समझ नहीं आती। सी जेन को सुइयों से कंटे वाले पोर्सेन जैसा बना देने के बाद मैं चेन फू की ओर देखकर बोला, क्या अंकल चेन, क्या आप पुराने सर के साथ फोटो लेना चाहेंगे? चेन फू ने मुझे भावुकता से देखा।
और फिर शी जैन की ओर देखा। उसकी उम्मीद भरी अभिव्यक्ति देखकर शी जैन ने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने वो फोन लिया जो चेनफू ने मुझे सौंपा और उनके दोनों की फोटो ली। फोटो में सी जैन बेड पर लेटा हुआ था। उम्र की वजह से उसकी पीठ थोड़ा झुकी हुई थी। वो जब चेनफू बिल्कुल सीधा खड़ा था, उसकी दृढ़ नजर आगे की ओर टिकी थी। वो फोटो देखते ही मैं बस ले ही लिया। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये एक बेहतरीन फोटो है। बुजुर्ग पीढ़ी की कड़ी मेहनत, इतनी लड़ाई की उनकी पीठें झुकी कि बिना हमारी जनरेशन कैसे सीधी पीठ रख पाएगी। पहले साधारण फोटो मेरे शब्दों से तुरंत अर्थपूर्ण बन गया, तो जितना साइजेन देखता रहा उतना ही वह संतुष्ट होता गया। उसने पूछो टू, क्या तुम अभी एंगेज्ड हो? मैं बुड्ढे को शंका भरी नजर से देख रहा था। अचानक मुझे किताब की एक प्लॉट पॉइंट याद आ गई। जीझान की एक पोती है जिसका नाम शिशुआंशु है। असली काम में वो भी लॉन्ग ओतियन के हराम में से एक औरत थी। जीझान लॉन्ग ओतियन को अपनी जान बचाने के लिए बहुत कृतज्ञ था। एक बातचीत के बाद उसे लगा कि लॉन्ग ओतियन का कैरेक्टर ठीक ठाक है, इसलिए उसने अपनी पोती को उसके साथ मैच करवाना चाहा। अपर शिशुआंशु की अड़ियल पर्सनैलिटी थी, तो वो जोरदार तरीके से ये शियन की शादी सेट करने की कोशिश का विरोध करती थी। खुद शादी प्लान करना चाहती थी, पर वो बुड्ढे को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती। इसलिए उसने लॉन्ग ओतेयन को सीधे हराना चाहा ताकि वो पीछे हटे। वैसे भी लॉन्ग ओतेयन मार्शल बैकग्राउंड वाला था, इसलिए शिशुआंग शू उसके सामने कुछ नहीं कर पाई। लड़ाई के बाद वो दोस्त बन गए। वो उसके से सबसे करीबी भाई बहन बन गए। शिशुआंग शू भी बहुत शूरवीर थी। जब लॉन्ग ओतेयन फैमिली लीड से झगड़ा कर रहा था, उसे कंफर्ट देने के लिए उसने खुद को उसके सामने पेश कर दिया। मैंने अपनी पतली बाहों और टांगों को देखा। मैं सच में जिये शुआंग की एक्सयूज टॉर्मेंट को सहन नहीं कर पाया। मैंने जल्दी से उसे रोक दिया। बुड्ढे सर, मैं अभी भी नाबालिग हूं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जैसे उजागर हो गया हो। जे झेन ने मुझको थोड़ा शर्माते हुए देखा। तो ये बच्चा इतना तेज कैसे है? उसने झटपट सी दबा कर कहा, यंग पीपल के लिए ज्यादा इंटरेक्ट करना अच्छा है। कौन जानता है, हो सकता है तुम दोनों में कुछ कॉमन हो। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रैगिंग कर रहा हूं, पर मेरी पोती आसपास की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। वो कल तुम लाए हुए लड़की से एक भी कम नहीं है। मैं सिर हिलाया। किताब में बार बार शिशुआंग की इनक्रेडिबली लंबी टांगों का जिक्र हुआ। भले ही मैं उनकी लंबाई के बारे में क्यूरियस था, मैं लॉन्ग ओटियन जितना बीट सहन करने वाला नहीं हूं। सीधे शब्दों में कहूं तो अगर शिशुआंग सुने मेरे ऊपर हाथ डालने की हिम्मत की, तो मैं जरूर जमीन पर लेट जाऊंगा। मैं जीत नहीं सकता, बुनियादी तौर पर मैं जीत नहीं सकता। मैं मदद के लिए इधर उधर देखा। एक मिनट रुक, ऐसा लगता है इस कमरे में कोई भी ओल्ड मैन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सीयू एक्सिंग मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। लुक तो ठीक है, अगर वो मेरी बेटी से शादी करेगा तो हमारे बच्चे भी जरूर सुंदर होंगे। ऊपर से उसके पास मिराकुलस मेडिकल स्किल्स भी हैं। सुना है कि कल रात दासा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने मेरी सर्जरी वीडियो बार बार देखा। वे लगातार सोचते रहे कि मैंने ये कैसे किया। वे अपने बाल खींचने वाले थे। अंकल चेन, यहाँ कोई शादी की अरेंजमेंट कर रहा है, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं करोगे? मैंने दांत पीसते हुए पूछा। जन रेक्साई, यंग मास्टर जू, मुझे अभी भी पेट्रोल पर जाना है। प्लीज माफ कर देना, चेन फू ने जल्दी से कहा। दोनों ऐसे लोग थे जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर गुस्सा हो गया, अगर वो और देर तक रुकता, तो डरता कि क्रॉसफायर में फंस जाएगा। एक्सयू एक्सिंग बुजुर्ग आपकी बेटी को बेचने की योजना बना रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे पापा की लोगों के बारे में राय बिल्कुल सही है। एक्सू सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अब मुझको जिस तरह देख रही थी, वो सास अपने जमाई को देखती हुई जैसे होती है, और हर सेकंड के साथ और ज्यादा खुश होती जा रही थी। उगू वैनर अभी रहस्यमय ढंग से बाहर भाग गया था। अब मैं वार्ड में अकेला पड़ा था। मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं मेरे भाई को पहले ही कोई पसंद है। उसी वक्त गुजिंगहान अचानक प्रकट हुआ। मेरे भाई को पहले ही कोई पसंद है। उसी क्षण गुकिंगहान अचानक आया, मेरी तरफ दौड़ते हुए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और दोनों को सावधानी से देखा। शी के जॉन की नजर गुकिंगहान और मेरे बीच बार बार टिकी रही। कल उसे सियुकिंग से पता चला कि मैं गु परिवार का जैविक बेटा नहीं हूं। ऊपर से मेरे जैविक माँ बाप दोनों ही गुजर चुके थे। सीधे गु परिवार में शादी करने से मेरी जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। शायद यही सबसे बेस्ट चॉइस थी। मैं बार बार सिर हिलाया और धीरे धीरे गु किंगहान के सिर पर थपथ पाया। लगता है वो चुन युआन की बात कर रही थी। जैसे ही कहानी का सबसे बड़ा विलन है, उसका दिमाग पूरी तरह रैपिड है। अपर ये इंटीमेट जेस्चर झान की आंखों में दो जोंग लोग लव में जैसे दिख रहा था। तुगु किंगहैन के गाल लाल हो गए। वो अपनी एड़ी पे खड़ी होकर मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, अब वो वहां बहुत टाइम से इंतजार कर रही है। मैंने सिर हिलाया। ओल्ड सर, मेरे पास अभी भी दूसरी तरफ एक मरीज है, प्लीज माफ कर देना। ऐसा कहकर मैं जल्दी जल्दी गु किंगहैन का हाथ पकड़कर सीन से भाग गया।
दोनों को जाते देखकर सीजे झान अभी भी हार नहीं मान रहा था। उसने कहा, सू, उस लड़की को जियांग चेंग के पास ले जा। अगर वो गु बेई को मेरे दामाद बना नहीं सकती तो उसके कमरे की सारी गन बंद कर दे। दूसरी तरफ मैं जल्दी जल्दी कंसल्टेशन रूम में गया और ट्रीटमेंट शुरू किया कि कुछ देर बाद एक्यूपंक्चर सत खत्म हो गया। मैंने राहत की सांस ली। उगु किंगहैन ने 2 टिश्यू निकाले और मेरे माथे की पसीना पोंछने में मदद की। मैंने पहले कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लिया था। मेरे बॉडी ने एक ही पल में फ्रीज हो गया और मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। लियू शांग शर्माते हुए ब्लश हो गया और जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिया। उसको नहीं पता था क्या बोले, पर इस एक्यूपंक्चर सत्र के बाद वो वाकई काफी लाइट फील कर रही थी। जो दर्द उसे तकलीफ दे रहा था वो पेनकिलर बिना भी कम हो गया। आसमान की तरफ देखकर स्कूल खत्म होने का टाइम लगभग आ गया था। चुन युवान अब तक पैकिंग लगभग खत्म कर लेगा। चलो यार, मेडिसिन तैयार होनी चाहिए। मैं खड़ा हुआ और बोला। रिसेप्शन डेस्क पर बूढ़े डॉक्टर ने मुझे बनी हुई मेडिसिन और सिल्वर नीडल्स दे दी। उसने मुझे एक बैग भी दिया। अंदर कुछ बैग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन रखे थे। ये वो प्लम सूप है जो तीसरी यंग मिस ने खास तौर पर यंग मास्टर के लिए बनाया था। बस अभी भी ठंडा किया है, तुम तुरंत ही पी सकते हो, बूढ़े डॉक्टर ने कहा। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था कि ये गुवाना मुझसे मैत्री बनाने की कोशिश कर रही थी, क्यों कल मैंने उसे कड़ी डांट दी, बस कुछ बैग प्लम सूप से मैत्री बनाने की कोशिश करते हुए। फिर मैं दिल टूटने का नाटक करके बोला, मेरी तीसरी बहन को कहना कि वो अपनी कोशिश बेकार न करे। मुझे पता है मैं गू फैमिली का असली मेंबर नहीं हूं, पर फिर भी माँ बाप ने मुझे इतने सालों तक पाला है। हड्डी टूट जाए तो भी टेंडन बचते हैं। अभी मेरे दिल में एक गांठ है जिसे मैं नहीं सुलझा पा रहा हूं। तो मैं रुक गया और कड़वी मुस्कान दी। शायद थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाएगा। वो मेरी तीसरी बहन है। भले ही वो मुझे मानती ना हो, फिर भी वो मेरी बहन ही है। ऐसा कहने के बाद मैं फिर से आ भर गया। मैं गुकिंग हान और लियू शांग को फार्मेसी रूम में से वहां से बाहर ले गया। गुगुवान एयर अभी भी कोने में चुपचाप छुपी थी, रिसेप्शन डेस्क की ओर देख रही थी। तो वो जानना चाहती थी कि जब मैं प्लम सूप देखूंगा तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी। मैंने अभी जो कहा, सुनते ही उसे लगा जैसे उसका दिल टूटे कांच के टुकड़ों से भर गया हो। पता चला कि शाओ बेई ने कभी मुझे ब्लेम नहीं किया। वो मुझे अपनी बहन मानता है। कल मैंने ऐसे हार्श बातें कह दी। अब उसके लिए मुझको माफ ना करना बिल्कुल नेचुरल है। सारी गलती मेरी है, लेकिन शाओ बेई, मैं जरूर तुझे माफ करवाऊंगा। सिर्फ सोचते ही अब मैं अकेले ठंडी कंबल के नीचे बैठा हूं, बस अकेले अपनी जख्मों को लिख कर रहा हूं। उगु वैनर की लाल होते रोक नहीं पाई। वैसे भी मैं इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर नहीं हूं। अब मैं अभी रिवेंज की खुशी में डूबा हुआ हूं। अगर तुम मुझे ऐसे बेड पर अकेला छोड़ दो, 800 वर्ग मीटर चौड़ा हो, तो उदास होने की बात ही मत करो। भले ही मैं बेड पर 2 बार रोल करूं, फिर भी फर्श पर नहीं गिरूंगा। मैं बस जोर से हंस सकता था हुआ तू क्लिनिक छोड़ते हुए। मैंने प्लम सूप सीधे गु क्विंग हान और लियू शियांग को दे दिया। प्लम सूप एक सील ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बैग में था। बाहर से तो ये साधारण दिखता था, लेकिन एक सिप के बाद मीठा खट्टा स्वाद ऑस्मंथस की खुशबू के साथ मिल गया। कूल फीलिंग ने देर से आने वाली स्प्रिंग की गर्मी को धुंधला कर दिया। ये अब तक की सबसे डिलीशियस प्लम सूप थी जो मैंने चखी थी। जू किंगहान भी इस फ्लेवर से हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक चमक सी झलकती हुई लग रही थी। कार में बैठकर वापस जाने लगे। मैं लियू शांग को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 2 बार घुमा रहा था, उसे शॉप्स कहाँ हैं दिखाते हुए। तो मैंने उसे बताया कि अगले कुछ दिनों में जब फ्री टाइम हो तो वो नीचे वाले एरिया में घूम सकती है। जब हम किए हुए डिपार्टमेंट पर पहुंचे तो सुआन युआन दरवाजे के पास सोफा पर लेटी हुई रो रही थी। अम्मी, आप सब कहाँ चले गए? इतना देर से वापस क्यों आए? मेरी नजर एक गहरी खाई की ओर खिंच गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सारा शरीर पूरी तरह निगल लिया जाएगा। दु किंगहान ने वो सीन देखा और मेरी बांह खींच ली। अब भाई पुझाई, हमारे स्लीपर्स कहाँ हैं? झुआन युआन को अचानक कुछ समझ आया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत सीधा बैठ गई, एक हाथ से अपने छाती को ढकते हुए। मैंने गु क्विंगहान को एक कड़वी नजर से देखा। स्लीपर्स साफ साफ दाहिनी तरफ के शू कैबिनेट में व्यवस्थित थे। नया घर में प्रवेश करते ही लियू शियांग अपनी खुशी छुपा नहीं सका। अब वह जिज्ञासु होकर हर कमरे का दरवाजा खोलती रही। उनके लाए हुए सामान सभी स्टोरेज रूम में साफ साफ रखे गए थे। टॉयलेटरीज और एक कपड़े बदलने के अलावा शुआन युआन ने और कुछ अनपैक नहीं किया था। मैं घर के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। बुनियादी डेली नेसरीज सब वहीं थीं। सिर्फ कुछ फूड ही मिसिंग था लियू शियांग और शुआन युआन को देखते हुए। भले ही शुआन युआन को काफी सैलरी मिल गई थी, वो जरूर इसे यूनिवर्सिटी के लिए बचा लेगी। तो मैं शुआन युआन के पास गया जो अपनी छाती को ढक रही थी। मैं धीरे धीरे हंसा। सीनियर, तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा डेट पूछने का इंतजार कर रही हो? चलो सुपरमार्केट चलते हैं कुछ चीजें लेने। शुआन युआन शर्मा गई। उसने चुपके से बेडरूम की तरफ देखा, खड़ी हुई और बोली, माओ बेई और मैं थोड़ी देर के लिए सुपरमार्केट जा रहे हैं।
लियू शियांदी जल्दी कमरे से बाहर निकली। श्याओ बेई, तो तुम और किंगहान को भी आज रात यहाँ डिनर करना चाहिए। ठीक है, तो आज रात तुम्हें परेशान करना पड़ेगा आंटी। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। लियू शियांग ने फिर अपनी जेब से गड़बड़ छोटे नोटों का ढेर निकाला। उसने सब कुछ शुआन युआन के हाथ में धस दिया। श्याओ बेई को जो डिशेज पसंद है वो भी ले लेना, वो आज रात तुम सबके लिए कुछ डिलीशियस पकाएगा। शुआन युआन 2 बार धीरे धीरे ह्यूम किया, पाउटिंग करते हुए। माँ, अब मुझे नहीं पता तुम्हारा असली बच्चा कौन है। सुपरमार्केट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के वेस्ट गेट के ठीक सामने था। बस एक छोटा वॉक था। हम तीनों साथ में नीचे उतरे। गुगू किंगहान ने मेरी बांह को कसकर पकड़ा, मेरे और शुआन युआन के बीच में दबा। अचानक 2 अपरिचित सिलूट्स थोड़ी दूरी पर आगे दिखे। झांग शिटिंग लियांग वान वान के साथ बाहों में बाँह डालकर सुपरमार्केट की ओर चल रहा था। झांग शिटिंग ने कहा, अनवान, गु बेई ने वाकई बहुत हद पार कर दी। हम उसे इतना आसानी से नहीं छोड़ सकते। क्या तुमने आज सुबह नहीं कहा था कि वो माफी मांगना चाहता है? तो उसने 2 सबसे नए पाइनएप्पल फोन ले लिए। 10 बार चाहे वो मुझे एक भी दे दे, मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा। अलियांग वानवान ने गुस्से में कहा, उसने मेरे इतने सारे हैंडबैग बेच दिए, जब तक वो बेचे हुए सब वापस नहीं खरीद लेता। नहीं तो मैं फिर कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। लड़की, ये गुबेई बहुत बेशर्म है, तो उसने तुम्हें दिया हुआ गिफ्ट वापस ले लिया। क्या उसे लगता है कि उसके गिफ्ट स्वीकार करके तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा? हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग तुम्हें पीछा कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे टॉप स्टूडेंट्स भी हैं। वो सिर्फ एक बेकार रिच किड है। झांग सिटिंग ने सहानुभूति जताते हुए कहा, बस एक बेकार प्लेबॉय जो अपने परिवार का पैसा बर्बाद करता है। उसने उनके पीछे एक परिचित चेहरा देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी झलक रही थी। अवान वान हमारे पीछे वाला व्यक्ति है, गु बेई है। उसका घर इस मोहल्ले में नहीं है। लियांग वानवान ने भौहें चढ़ा ली। उसे लगा कि गु बेई उसके साथ एक आकस्मिक मुलाकात बनाना चाहता है, तो वो जानबूझकर उसका पीछा कर रहा था। लेकिन अभी भी अब वो उसका फेस पर माफी मांगे तो वो अभी तक उसे माफ करने का इरादा नहीं रखती। उसकी चाल अनजाने में तेज हो गई। चलो, तो उसने आज मुझे इतना गुस्सा दिला दिया कि अब उसे थोड़ा और वेट कराना पड़ेगा। शी टिंग ने खींच लिया। लिंग वान वान की बान वान, वो मुझे नहीं लगता वो ही है। अभी गु बेई के साथ 2 लड़कियां हैं। यह सुनते इंग वान वान अचानक रुक गई और सिर घुमा कर देखी। गुगु बे एक लड़की के साथ बाँ में बाँ था और दूसरी लड़की से बात कर रहा था। ये तीनों ग्रुप बहुत हार्मोनियस लग रहा था। वह सुंदरता जिस पर वो हमेशा गर्व करती थी, उन 2 लड़कियों के सामने कुछ नहीं थी, खासकर एक्सयू और युआन की हॉट फिगर के सामने। उसका अपना फिगर साफ तौर पर बहुत कम था। मेरी बात करें तो मैंने पहले ही झांग सीटिंग और लिंग वान वान को नोटिस कर लिया था, लेकिन मैं सुबह ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुका था। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए मैं उन्हें इग्नोर करके उनके चारों तरफ घूमा। अब पर छोटे छोटे लोग अनपेक्षित होते हैं। अचानक लिंग वान वान ने तेजी से कुछ कदम लिए और हमारे सामने दौड़कर हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो उसने ठंडे अंदाज में कहा, गुबेई, क्या तुम सोचते हो कि मुझे नहीं देखना दिखावा करने से मेरी अटेंशन खींचेगी? गुबेई, क्या तुम सोचते हो कि मुझे नहीं देखना दिखावा करने से मेरी अटेंशन आएगी? उसने गु क्विंगहान और सुआन युआन की तरफ तिरछी नजर से देखा और तंज से कहा, यकीन नहीं होता कि 2 महिला छात्रों को हायर करके अपने साथ एक्ट करने के लिए पेड किया है। तो तुम बहुत चाइल्डिश हो। अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से अपोलोजाइज करोगे तो मैं तुम्हें मेरा पीछा करने का मौका दे दूंगी। तो यह सुनकर मैं लिंग वान वान को खाली खाली देख रहा था। मैं उसकी सोच पूरी तरह समझ नहीं पाया। लगता है असली मालिक की सिम इमेज लोगों के दिमाग में इस सुबह की घटनाओं से ही गहरी बसी हुई है। लोगों की धारणाओं को बदलना बस इतना ही नहीं था। इसलिए मैं आगे बढ़ा और गु किंगहैन के कंधे पर अपना हाथ रखा, फिर दूसरी बांह से श्वानयुआन की कमर घेर ली। हंसते हुए बोला, थैंक्स, पर कोई जरूरत नहीं। मैं क्यों इस पूरे जंगल को तुम्हारे जैसे टेढ़े पेड़ के लिए छोड़ दूं? गु किंगहैन शर्मा गई और स्वाभाविक रूप से अपनी बांह मेरे चारों ओर भी रख ली। वो यहां तक कि मेरे सीने से चिपक गई। मैंने धीरे से गु किंगहैन का गाल चुटकी। किताब की टॉप विलेन जैसा उसने सिचुएशन को झट से समझ लिया और उसकी एक्टिंग स्किल्स भी काफी फाइन है। तो दूसरी तरफ शियू एन यू वान इस लड़ाई में बिल्कुल आउटसाइडर जैसी लग रही थी। उसके हाथ नर्वस होकर कसकर एक साथ जकड़े हुए थे। उसकी नजर उसकी कमर पर रखे हाथ पर ही टिकी हुई थी। लिंग वान वान गुस्से में दांत पीस रही थी। उसने गु किंगहैन और झू एन यू वान को तीखी नजर से देखा। क्या तुम दोनों सोचते हो कि गु बेई सच में तुम्हें लाइक करता है? वो बस तुम्हें यूज कर रहा है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। जैसे ही हम माफी ले लेंगे तुम्हें तुरंत कर पर किक मार दिया जाएगा। यह सुनकर कि उसे छोड़ दिया जाएगा, गु किंगहैन ने मुझे चौड़े आंसू भरे आंखों से देखा। भाई, क्या तू भविष्य में मुझे छोड़ देगा? मैं गु किंगहैन की आंखों में गहराई से देखा। मैं तेरे साथ ग्रो अप करूंगा। गु किंगहैन का चेहरा बीट रेड हो गया।
जैसे वो मेरे बाहों में पिघलने वाली हो। जब लिंग वान वान ने ये सुना, उसने गु किहन को जोरदार नजर से घूरा। उसने ठंडे ढंग से स्नॉट किया। एक मैन का शब्द ऐसे क्रैप पर कैसे भरोसा कर सकती है? तो तुमको क्यों लगता है गु बेने ने तुम्हें यहां लाया? उसका घर यहां नहीं है, ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मेरा घर है। तो वो जानबूझकर मेरा पीछा कर रहा है, मुझसे माफी मांगना चाहता है, मेरी माफी के लिए भीख मांग रहा है। तुम दोनों बस टूल्स हो, तुम ही उसकी मीठी बातें मान लोगे। तो चिंग हान ने लियांग वान वान को एक फेस दिया। तो वो स्टालकर नहीं, उल्टा ये तू ही है। तो तुमको तो साफ ही वो पसंद नहीं है, फिर यहाँ खड़े हो, उसकी राह ब्लॉक कर रहे हो। तो ये बात कह के उसने सिर घुमाकर मेरी ओर देखा और मीठी आवाज में बोली, भाई चल जल्दी चले, आंटी हमारा ग्रोसरी लेके खाना बनाने का इंतजार कर रही है। मैंने सिर हिला दिया, एक हाथ इसको दूसरा उसको घेरते हुए दोनों को सुपरमार्केट की तरफ ले गया। वजी चिंग हान की बात सुन के लियांग वान वान उस जगह पे फ्रीज हो गई। झांग जीटिंग आगे बढ़ के वान वान से पूछा, क्या गू बे की माँ खुद ही दोनों के लिए खाना बनाने की प्लानिंग कर रही है? गू बे दो लड़कियों को घर ले आता है और उसकी माँ को कोई दिक्कत ही नहीं है। अमीरी वालों की प्राइवेट लाइफ बहुत ही गड़बड़ है। तो उसने एक पल रुककर फिर गूबे से पूछना जारी रखा, क्या उसने कभी तुम्हें अपने डिनर पर बुलाया था? लियांग वान वान का चेहरा काला हो गया। ओरिजिनल ओनर ने उसे खाने के लिए बुलाया था, लेकिन हमेशा बाहर के फैंसी रेस्टोरेंट में। उसने एक बार भी उसे घर लेकर खाने का जिक्र नहीं किया। लेकिन उसने ठंडा स्नेफ किया और हठीली आवाज में कहा, उसके मेरे तरफ देखते हुए लुक से मैं कैसे मान जाऊं उसके घर जाने को? उसकी माँ प्रोफेशनल शेफ नहीं है, वो कौन सी लजीज फूड बना सकती है? दूसरी तरफ सुपरमार्केट में प्रवेश करते ही मैं अकेले अकेले दो शॉपिंग कार्ट धकेल रहा था। पहले जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करता था तो स्नैक्स खरीदते समय भी प्राइस कंपेयर करने के लिए कैलकुलेटर निकालना पड़ता था। अगर टेस्ट एक जैसा हो, चाहे स्नैक्स के अलग अलग प्रकार हो, मैं सिर्फ एक ही लेने की हिम्मत करता। और अब मैं पूरी तरह से लेट्स गो कर सकता हूं, बस जब भी मुझे कुछ पसंद आए तो मैं हर चीज का एक एक ले लूंगा, प्राइस की फिक्र नहीं। दो शॉपिंग कार्ट, एक मेरे पुराने डिप्रीवेशन को कॉम्पेंसेट करने के लिए था, वो स्नैक्स से भरपूर था जो मैंने गु किंग हान और जुएन यू वान के लिए चुना। स्नैक एल खत्म करने के बाद हम वेजिटेबल सेक्शन की ओर बढ़े। जुएन यू वान ने बारीकी से कई सीजनल वेजिटेबल चुने। उसने थोड़ा पोर्क बेली और एक छोटा बीफ पीस भी लिया। आज रात हम थोड़ा लार्ड रेंडर कर सकते हैं। एक प्लेट गीनस स्टर फ्राई, एक प्लेट ब्रेज्ड पोर्क और अदरक के छोटा सा बीफ स्टर फ्राई भी बना सकते हैं। तो उसने मेरी तरफ एक नजर डाली, सोचते हुए कि ये डिशेज मेरे लिए बहुत सिंपल हैं या नहीं। पर उसी पल मेरी आंखें फ्रेश फूड सेक्शन में कूदते हुए फ्रेश सी फूड से पूरी तरह मोहित हो गईं। मैं क्या तुमने चुनना खत्म कर लिया? मैं कुछ सी फूड खरीदने की योजना बना रहा था ताकि रिलीज कर सकूं। मैं एक सुअन युआन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चेकआउट पर, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था। सुपरमार्केट मैनेजर ने खास तौर पर किसी को असाइन किया ताकि सब कुछ घर तक ले जाने में मदद कर सके। रास्ते पर चलते हुए चमकते चांद को देखते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया और एक आर निकाल दी। अभी अभी पता चला कि ऑल आउट करने में सिर्फ 2800 युआन लगते हैं, यानी बस 2800 में ही तो तू सुपरमार्केट ट्रिप से लेके सारे स्नैक्स खत्म करने तक पूरी तरह हैप्पी रह सकता है। मैं ट्रांसमिग्रेट होने से पहले इस 2800 खर्च करने का भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। दुगु किंगहैन ने मेरी उदासी देख ली। क्या बात है? मैं सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, बस अभी लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही है और थोड़ा सा असली नहीं लग रहा है। गु किंगहैन ने पिछले कुछ दिनों में जोर से सिर हिलाया, इससे भी उसे ऐसा लगा कि ये असली नहीं है। वो अचानक मुड़ गई और मुझे कसकर गले लगा लिया। ऊपर देखती हुई उसकी आंखें स्टार जैसी चमक रही थीं। उसने बुलाया, क्या तू मेरे गले लगने का फील कर रहा है? क्या अब असली लग रहा है? मैं उसके सिर पर पैट मार दिया। मुझे नहीं पता ओरिजिनल ओनर का दिमाग किस तरह का गड़बड़ था। वो कैसे इतना बर्दाश्त कर सकता था कि इतनी अडोरबल लड़की को बुली करे। तो मैं मुस्कुराया, तू ऐसे बैकवर्ड्स चल रहा है तो हम दोनों ही अपने फेस पर फ्लैट गिर पड़ेंगे। शुआन युवान की आंखों में एडमिरेशन की झलक दिखी। अगर उसके भी ऐसे ही भाई होते तो बहुत बढ़िया होता। बिना सोचे समझे उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और नरमी से बोली, श्याओ बाई, वो सीफूड घर ले जाकर खा ले। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है यार, मेरी माँ को भी नहीं आती इसे बनाना। बेकार रहेगा। मैं सिर हिलाते हुए भौं उठाया और बोला, हाई एंड सामग्री को अक्सर सबसे सादे पकाने के तरीके ही चाहिए। ऐसे ताज़ा सीफूड को बस स्टीम करना ही काफ़ी है। अगर तुम लोग नहीं जानते कैसे तो मैं ही कर देता हूँ। बॉस्ट नहीं कर रहा, पर पानी उबालने में मेरे पास डिकेट्स का एक्सपीरियंस है। भले ही 5 स्टार शेफ हो, वो भी मेरे से बेहतर पानी उबालने की दावेदारी नहीं कर पाएगा। मेरी सुनते ही दोनों ही हंसी में फट पड़े। जब हम घर पहुंचे, लियू शियांग सोफा पर बैठा था, टीवी ऑन करने का तरीका समझने की कोशिश कर रहा था।
तो अब के टी वैसे नहीं जैसे जब वो छोटी थी, जहां बस ऑन करके शो देख लेते थे। उसने बहुत टाइम तक फड़फड़ाते रहे, लेकिन समझ नहीं आया। तो हम वापस आ देख वो जल्दी से खड़ी हुई और ग्रोसरी बैग ले ली। तो मैं अभी तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ टेस्टी बनाकर लाती हूँ आंटी। मैं ये भी मदद करेगा। मैं जल्दी से हाँ बोल दिया। लियू सियांग के इनकार का इंतजार भी नहीं किया। मैं सीफूड वाला बैग सीधा किचन में ले गया। कुगु क्विंगहान मेरे पीछे टहलकदमी करता हुआ आया। शुआन युआन ने सबको किचन में धंसे देख लिविंग रूम में अकेले बैठकर अजीब महसूस किया। उस सौभाग्य से किचन काफी स्पेसियस था। 4 लोग अंदर होने के बावजूद भी भीड़ भाड़ नहीं लगी। मैं सबको प्रोफेशनली देखते रहा। एक सब्जी काट रहा, दूसरा मीट स्लाइस कर रहा था। मेरी नौसिखिया कुकिंग स्किल्स एक्सपर्ट्स के सामने शो नहीं कर पाई, इसलिए बैग से लगभग एक दर्जन रूसी ऑयस्टर्स निकाले और चाकू से लजबिंग से खोलना शुरू कर दिया। तो ये वही तरह के थे जिन्हें कच्चा भी खा सकते थे। शेल को खोलते ही अंदर का गोल मटोल सफेद ऑयस्टर मीट दिखा। तो थोड़ा लेमन जूस डालकर मैं उसे झटपट निगल गया। पूरा ऑयस्टर मीट मेरे पेट में सरक गया। समुद्र के नमकीन पानी का स्वाद लेमन की खटास से मिल गया और मुंह में हल्की मिल्की खुशबू घुल गई। इस फ्लेवर ने मेरी आंखों में चमक ला दी। तुम सच में वही पाते हो जो तुम खर्च करते हो। पहले इनके लिए पूरी तरह से क्रेविंग में था। मैं सिर्फ 10 युआन में गेट पर बेचे गए 8 ग्रिल्ड ऑयस्टर्स हरी प्याज ऑयल के साथ खाने की हिम्मत कर पाया। तो वो फ्लेवर भी बढ़िया था। अंदर ऑयस्टर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता था। 2 खा लेने के बाद मैं बाकी के 3 को फीड करना शुरू किया। सबने ऑयस्टर्स की लजीजी की तारीफ की, लेकिन लियू शांग और शुआन युआन ने सिर्फ एक ही ट्राई किया और आगे खाने से मना कर दिया। पर ये मुझे कैसे रोक सकता था। ये एक रेयर मौका था क्लोज कनेक्शन का, एक हॉट बॉडी और खूबसूरत सीनियर के साथ। मैं सीधे ऊपर गया और उसे थोड़ा टेज किया। उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि जैसे पानी टपकने वाला हो। तो अब वो मेरी फीडिंग को रिफ्यूज करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दूसरी तरफ गुकिंगहान जब भी मैं पास आया तो शुरू में मुंह खोलती थी, लेकिन जब उसने शुआन युवान को ऑयस्टर्स खाते तो उसने खाना बंद कर दिया। दूसरी ओर गुकिंगहान जब भी मैं पास आया तो शुरू में मुंह खोलती थी, लेकिन जब उसने शुआन युआन को ऑयस्टर्स खाते देख तो उसने खाना बंद कर दिया। वो लगता है वो शुआन युआन को ज्यादा देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे जबरदस्ती नहीं किया। मैंने शुआन युआन को और कुछ कैजुअली फीड कर दिया। भारी डिनर के बाद मैं क्लीन अप में मदद की और गु किंगहान के साथ निकलने की तैयारी कर ली। और शाओबेई, तू किंगहान को ट्यूशन देने के लिए नहीं कहा था क्या? लियू शांग ने हैरानी से पूछा। आज रात मेरे पास अभी भी कुछ काम है निपटाने को, पर कल से शुरू करूंगा। मैंने कहा। उसके सवाल को सुनते ही मैं अपना फोन चेक किया और देखा कि चेन फू ने मैसेज भेजा था। नीले बैकग्राउंड पर सफेद टेक्स्ट वाला नोटिस, साथ में चेन वेइजुन की स्टैंप लगी थी। पहले ही रात के 8 बजे के बाद हो चुका था। वह जब हम घर की तरफ ड्राइव कर रहे थे, माँ पिता लिविंग रूम में नहीं थे। उसकी जगह एक बंदा पीठ के बल लेटा था, ऑरेंज क्रॉप टॉप और स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहने हुए। उस लड़की का नाम गोशु टिंग था, मेरी चौथी बहन। दरवाजा खुलते ही गोसु टिंग बैठ गई। वो जब देखी कि मैं हूं तो फिर से लेट गई। अरे शाओ बेई, मैं समझा माँ पिता वापस आ गए हैं। और मैं अपनी चौथी बहन को जिज्ञासु नजर से देखा। तू तो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए ना, आज तू वापस क्यों आई? गोशु टिंग घुटनों को गले लगाते हुए बैठ गई। उसके बड़े बस्ट ने उसकी लंबी टांगों के साथ अजीब लुक बना दिया था। वो सब कुछ गंदे इलेक्टिव क्लास की वजह से है। मैंने मीडिया रिलेटेड कोर्स चुना था। इसमें हमें एक सेमेस्टर में एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना पड़ता है। 1000 फॉलोअर्स मिल जाएं तो पास हो जाता है। 10,000 फैन मिलते ही तुम्हें एक शानदार ग्रेड मिल जाता है। कि कल सुना था कि जियांगचेंग में एक बहुत ही पॉपुलर बारबेक्यू स्पॉट है। मैं शॉर्ट वीडियो शूट करने का प्लान बना रहा था, पर वहां बहुत ज्यादा लोग चेक इन कर रहे थे। तो मैं तो अंदर भी फिट नहीं हो पाया। कौन सी बारबेक्यू जगह? अगर तुम्हें खाना है तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। एक सेकंड रुक। गु शूटिंग ने अपना फोन निकाला और कुछ टैप किया। ये वही है। फोन स्क्रीन पर एक मास्क पहने हुए लड़के ने गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था। तो जियांगचेंग की गलियों में मेरे साथ चलो। फोन से गाना सुनते ही गु शूटिंग अचानक फ्रीज हो गई। उसने मुझको एक झलक दी, फिर स्क्रीन पर लड़के को देखा और फिर हैरानी भरी अदा से फिर से मेरी ओर देखी। उसने भौहें सिकोड़ ली और मेरा ठुड्डी उठाकर जांचने लगी। आखिरकार उसने एक लंबी आह निकाली। दुगु सियू टिंग की जटिल जटिल अभिव्यक्ति देखकर मेरा चेहरा तुरंत स्याह हो गया। मैं मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि वो क्या सोच रही है। शायद वो सोच रही थी कि वो गाता बच्चा हूं या नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं इतनी बढ़िया गाना लिख नहीं सकता, और अंत में निष्कर्ष निकाला कि हम दोनों की दिखावट बस एक कोइंसिडेंस है। अब मुझे याद है कि असली प्लॉट में गु शुआइटिंग ने इस असाइनमेंट के लिए डांस किया था और 100,000 से ज्यादा फैन हासिल करके इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गई। असल में वह डांस नहीं कर पाई, सिर्फ इसलिए कि वीडियो ने उसकी मासूम खूबसूरती, हॉट बॉडी और भोलेपन वाले मूव्स को एकदम परफेक्ट कैप्चर किया था।
खास तौर पर लोकेशन टैग ने एक छोटा दूरस्थ टाउन दिखाया जहां प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ 2000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर थी। एक पुअर काउंटी की बेजोड़ खूबसूरती। ये पर्सोना तुरंत बहुत सारी अटेंशन खींचा, लेकिन बाद में उसकी आइडेंटिटी उजागर हो गई और उसकी इमेज एक ही पल में ध्वस्त हो गई। उसको साइबर बुलिंग का शिकार बनना पड़ा, फिर उसे डिप्रेशन हो गया। उस समय ग्रुप भी डिक्लाइन में था, फिक्र में और बेचैन थे। उनको लगा कि उसका डिप्रेशन बस दिखावा है। आखिरकार वह साइबर बुलिंग सहन नहीं कर पाई और अपनी जान ले लेती है। असली मालिक की याद में गु शूटिंग और वो दोनों ही खर्चीले थे, तो उन दोनों को कहा जा सकता है कि उनका भाई बहन जैसा करीबी बंधन था। पर गुशु टिंग को अक्सर उसकी खर्चीली आदतों के लिए डांटा जाता था, जबकि असली मालिक लाडला था और कभी सजा नहीं मिलता था। मैं एक पल सोचा और उसकी असाइनमेंट पूरी करने में मदद के लिए अपनी पहचान कबूल करने का फैसला किया। ऐसे करके उसकी पर्सोना की समस्या नहीं उठती और ट्रेजेडी से बचा जा सकता था। पर मैं बोल भी नहीं पाया। गुशियू टिंग की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत मेरी जांघ को कसकर गले लगा लिया। तो शाओ बेई, तेरी बहन के पास एक लाइफ टाइम रिक्वेस्ट है। ये लाइन सुनते ही मुझे असली मालिक की यादें जागती हुई महसूस हुई। मेरा पूरा शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। तो मुझे याद जब उसने ये कहा था, वो तब था जब उसे ये बुक्स खरीदते पकड़ा गया और उसने असली मालिक को फॉल्ट ले लिया। बुजुर्ग दंपत्ति असली मालिक से परिवार की लाइन जारी रखने की उम्मीद कर रहे थे। वो बुक देखते ही उन्होंने लगभग असली मालिक को अस्पताल तक मार दिया। मैं अपनी टांग वापस खींचना चाहता था, पर गुशु टिंग बहुत ज्यादा कसकर गले लगी थी। उसने मुझे सोफा से सीधा फर्श पर खींच लिया। छोड़ दे यार, जब तू ऐसा बोलता है तो पक्के तौर पर बुरा ही होगा, मैं दांत पीसते हुए बोला। मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तू पहले हाँ नहीं कहता, गु शुइटिंग ने फर्मली कहा। नीचे की आवाज ने गु किंगहेन को चौंका दिया, जो अभी अभी शॉवर खत्म कर रहा था। तो वो सीढ़ियों से तेजी से नीचे धड़ाम धड़ाम दौड़ी। हमारी स्थिति देखकर उसने खाली खाली पूछा, हाँ भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो सफेद खरगोश पायजामा सेट पहने थी जिसमें फूले हुए स्लीव्स थे। दो फुली हुई खरगोश की कान लगी थी। जो नीते जुलते सफेद खरगोश पंपकिन शॉर्ट्स थे, पीछे मोटा खरगोश टेल लगा हुआ था। उसके बाल अभी भी पूरी तरह गीले थे। उसके हाथ में पुराना हेयर ड्रायर था, जबकि ग्यू चिंग हान पैनिक में सीढ़ियों से नीचे दौड़ रहा था। तो मैं धीरे धीरे आ भरते हुए बस कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, पर बदले में मुझे तेरे हेयर ड्रायर चाहिए। गू शुआई टिंग हंसी हंसी गुदगुदी हुई, जल्दी से उठी और अपने कमरे की ओर दौड़ी। तो उसने हल्के बैंगनी रंग का हेयर ड्रायर बाहर निकाला। मैं सीरियस बनके गू किंगहेन को लेक्चर देने लगा। अगली बार जब नीचे सीढ़ियों से जाओ, इतना जल्दी मत करो। तुम्हारे हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। अगर तुम सीढ़ियों से गिर ही गए होते तो क्या होता? तो गू किंगहेन ने सिर नीचे किया, पर मुंह के कोने पर की स्माइल छुप नहीं पाई। डांटे जाने के बावजूद उसे अंदर से गर्मी महसूस हुई। इधर आओ, ये तेरे बाल सुखा देगा। इस हेयर ड्रायर की अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। तो तेरे भाई को तेरे लिए ये लाने के लिए खुद को बेचना पड़ा। गुगु शूटिंग का हेयर ड्रायर बहरदार एयर फ्लो देता था, फिर भी बालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो थोड़े ही समय में गु किंगहान के बाल सूख गए। मैंने गु किंगहान के अभी धोए बालों को धीरे से सहलाया। शैम्पू की खुशबू मेरी नाक में भर गई। वो गु किंगहान थोड़ा हिला और गुझवाटिंग की ओर देखा। पूछा, फोर्थ सिस्टर, ये क्या है? मैं भी तेरी मदद कर सकता हूं, तेरी कोई टेंशन नहीं। गुझवाटिंग ने हम पर शंकास्पद नजर डाली, तो उसने याद किया कि मैं हमेशा झू किंगहान से नफरत करता हूं। उनका रिश्ता इतना अच्छा कैसे हो गया? उसने सिर हिलाया और कहा, सिर्फ तेरे भाई ही मेरी मदद कर सकता है। मैं होंठ सिकोड़कर बोला, बस रहस्यमयी मत बनो। दाओ, ये क्या है? ये बस एक छोटी सी चीज है। गुगुसु ईटिंग ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कुचला हुआ मास्क निकाला। तो तुझे बस मास्क पहनना है और मेरे साथ वीडियो शूट करना है। तब मैं समझते हुए सिर हिलाया। पता चला कि गुस्सू ईटिंग चाहती थी कि मैं गिटार बजाते जैसा दिखूं, यानी खुद को ही नकल कर रहा हूं। मैं पहले तो कबूल करने की प्लान बना रहा था, पर अचानक इस डेवलपमेंट को काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं उसे थोड़ा तेज भी कर सकता हूं। खुद को वर्क फोर्स करने वाला पूरा बिजनेस ही अजीब है। जल्दी करो और मास्क लगा लो। चलो देखता हूं, क्या तुम दोनों एक जैसी लग रही हो? गुशु टिंग ने आग्रह किया। तो मैंने सिर हिलाया और उस क्रम्प्ड मास्क को खोल दिया। मीठी खुशबू हवा में फैल गई। मास्क पर हल्का लिपस्टिक का दाग भी था। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक भौं उठाई और गुशियो टिंग को फिर से देखा। बुजुर्ग से मिला तोहफा कभी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। भले ही वो मेरी दूसरी माँ की बहन है, फिर भी वो बुजुर्ग है। पर जैसे ही मैं दिमागी तौर पर तैयार हो रहा था और मास्क लगाने ही वाला था, मैंने गु किंग हान को हाथ से मास्क छीनते देखा। मैंने देखा गु किंग हान ने मेरे हाथ से मास्क छीन लिया। मेरे पास अभी भी एक स्पेयर मास्क बचा है। चलो ले लो। एक खुशबूदार ब्रीज हवा में चल रही थी। गुगू किंगहैन अपने कमरे की तरफ दौड़ी और एक मास्क निकाला। जैसे ही वो नीचे आई, अचानक उसे मेरी सलाह याद आ गई।
उसने सिर नीचे किया और फिसलने से बचने के लिए कदमों को ध्यान से देखा। तो मैंने वो मास्क लिया जो उसने मुझे दिया और गू किंगहैन को शंका भरी नजर से देखा। और यह मास्क क्रम्प्ट नहीं था, पर नाक के ब्रिज पर एक सिलवट थी। लगता है इसे पहले भी यूज किया गया था। मेरे पास नई मास्क खत्म हो गई हैं। तो गू किंगहैन बड़बड़ाया, तो परेशान नहीं होगा ना। ये सुनते ही मैंने गू किंगहैन के सिर पर थपथपा दिया। इस मास्क की हालत देखकर लगता है इसे ज्यादा देर तक नहीं पहना गया था। वैसे भी यह सिर्फ शॉर्ट वीडियो के लिए है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं मास्क पहन लिया। युगु स्वीटिंग ने तुलना की। वीडियो वाला जॉवन और उसका छोटा भाई संतुष्ट होकर सिर हिला रहे थे। श्याओ बेई, अब से बस मास्क को अपने चेहरे से वेल्ड कर ले। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कई खूबसूरत लड़कियां तुझे पसंद करेंगी। मैं पाउट कर दिया। चल जल्दी से इसे खत्म कर लेते हैं। गुगु स्वीटिंग ने अपने कमरे से गिटार निकाल ली। उसने मुझे दे दी, बस कुछ पोज मार ले। पोस्ट प्रोडक्शन में गिटार की ध्वनि डब कर देंगे। और जब हम शूट कर रहे होंगे तुझे अपना राइट 45 डिग्री साइड प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा। सिर थोड़ा नीचे झुका ले। तू अभी भी उसके जैसा थोड़ा अलग दिखेगा। मैंने आभरी खुद जैसा बनना नाटक करना एक बात थी, पर अब कहा जा रहा है कि मेरी एक्टिंग भरोसेमंद नहीं है। मेरे नाराज चेहरे को देखकर गु किंगहैन साइड में बैठ गई, घुटनों को गले लगाते हुए धीरे धीरे झूल रही थी। उसने कल का वीडियो भी देख लिया था। अभी अभी नहाते हुए उसने वो सॉन्ग बार बार सुन लिया कि उसने अनुमान लगाया कि चौथी बहन हाइप में कूदना चाहती है। पर अब पूरी इंटरनेट की तलाश वाला लड़के की असली पहचान सिर्फ उसे ही पता थी। भाई के लिए ये छोटा सीक्रेट रखकर दिल को झुंझुनी सी महसूस हो रही थी, जैसे साल पहले गलती से बोया बीज अचानक मिट्टी तोड़कर एक चमकदार फूल बन गया। वीडियो को पूरा आधा घंटा शूट करने में लगा। तभी ग्यू शुआई टिंग ने अनिच्छा से संतुष्टि में सिर हिलाया। मैं सोफा पर गिर गिर कर लेट गया। मेरे चेहरे पर थकान छा गई थी, बोलने की भी मन नहीं था। 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा का वीडियो 30 से ज्यादा बार शूट करना पड़ा। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुद बन के एक्ट करना इतना मुश्किल होगा। अजू किंग हान एक तरफ बैठ गई, गाल फुलाते हुए चुपके से हंसी। मैं दौड़ते उसके पास गया, उसके सिर पर हैट रखी, फिर जोर से कई बार रगड़ दिया। उसके बाल बिल्ली के फुले हुए फर जैसा खड़े हो गए। संतुष्ट उगु किंगहान ऊपर देखी, धीरे से होंठ चबाते हुए। उसकी चमकदार पीच ब्लॉसम जैसी आंखें मेरी ओर उठी। तो मैं अजीब तरह से सिर खुजला और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कपले अपना बाल कंघी कर ले, जब मैं शॉवर खत्म करूंगा चलो साथ में वीडियो बनाते हैं। मैं भी वीडियो बनाना चाहता हूं। सुनते ही गुशु टिंग ने भौं उठाई और चिढ़ाते हुए कहा, हशाओ बेई, तू इस बहन के चुराने की योजना ही नहीं बना रहा है ना? क्या अभी अभी वीडियो शूट करके तू समझा कि तू उस महान मास्टर जैसा दिख रहा है? क्या तुझे मेरे से कुछ टिप्स चाहिए? तो मुझे लगता है तुझमें अभी भी उसकी और थोड़ी कमी है। इसे देखकर मैं डर से सिर हिलाया। मैंने झूशियू टिंग की गिटार पकड़ ली और अपने कमरे में दौड़ते हुए राहत की सांस ली। मेरी छोटी टेल गू किंगहान भी मेरे पीछे धावन में आई। अब वो ड्रेसिंग रूम में गई और ग्रे वुल्फ पायजामा निकाला, वही जो हमने पिछले शॉपिंग ट्रिप में खरीदा था। तो तुम पहन लो, उसने कहा और मैं सिर हिलाया। अब मैं पायजामा लेकर बाथरूम में चला गया। शायद इस सुबह मैंने गू किंगहान को अपने कपड़े चुनने में मदद करने को कहा, इसलिए अब वो इसे अपनी ड्यूटी समझती है। मैंने खुद से सोचा। 10 मिनट बाद मेरा शॉवर खत्म हो गया। मैं वीडियो शूट शुरू करने की तैयारी की। ग्यू किंगहान बिस्तर के किनारे टिकी हुई फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा कंघी था। मैंने मास्क लगाया, फोन गन का एंगल एडजस्ट किया ताकि हम दोनों दिखें, और ग्यू किंगहान के बाल कंघी करते रहे। मैंने पूरी कहानी शुरू से अंत तक दोहराई। वीडियो के ज्यादा व्यूज पाने के लिए मैंने गिटार भी उठाया। मैंने स्कूल बुलिंग के खिलाफ एक गाना बजाया और गाया। वीडियो शूट करके और थोड़ा सिंपल एडिटिंग करने के बाद मैंने इसे सीधे डोइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। कई नेटिजन्स देर तक जागते रहे, लगातार होम पेज रिफ्रेश करते और नीचे कमेंट छोड़ते, क्रिएटर को जल्दी नया वीडियो रिलीज करने के लिए कहते रहे। एक नया वीडियो नोटिफिकेशन पॉप अप हो गया, तो फैंस ने सब मिलकर स्क्रीन पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कर दिया। मैंने एक स्कूल बुलिंग केस के बारे में बताया, जो बिन वजह बेतु के एडिटेड वीडियो क्लिप से शुरू हुआ था, और साथ ही गार्डकैट कैप्टन चेन की टीम का अनाउंसमेंट दिखाया, ताकि मामले की ऑथेंटिसिटी प्रूव हो सके। ऐसे बेस्टी लोग कैसे मौजूद हो सकते हैं? वे यहां तक कि पब्लिक में एक लड़की की कपड़े उतारने की भी कोशिश कर रहे थे। क्या यह उसके पूरे लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश नहीं है? लकी क्रिएटर ने अपनी सिस्टर को बचा लिया, वरना उसकी सिस्टर को बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता। क्योंकि स्कूल बुलिंग को सख्ती से मैनेज करना चाहिए। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो माइनर होने का फायदा उठाकर बेइंतहा रेकल्सली एक्ट करते हैं। अगर को मेरी बेटी को ऐसा करता तो मैं पुरानी लाइफ रिस्क करके उन्हें खुद के साथ हेल में खींच लेता। मैं बस सोच रहा हूं कि इतने सारे लोग वहां क्यों थे।
अब फिर भी कोई भी मदद के लिए कदम नहीं बढ़ा। फिर मैंने गिटार उठाया और डीप वार्म वॉइस में गाना शुरू किया, "ग तुम भूल गए वो कोल्ड विंड जो जख्म में बहे थी। तुम मानते हो कि बिना दर्द या इच्छा के लाइफ को जियोगे? जब स्नोफॉल होता है तो गाना क्यों गाते हो? स्क्रीन पर जब तुम छोड़ते हो तो टीयर्स क्यों गिरते हैं?" बुली किए गए बच्चों के वीडियो एक एक करके दिखाए गए, साथ में रिलेटेड न्यूज भी। क्रिएटर परफॉर्मेंस अभी भी इनक्रेडिबली स्टेबल था। बस ये सॉन्ग थोड़ा ज्यादा डार्क है। मुझे लगता है मैं बुली होने का फीलिंग समझ सकता हूँ। वो बच्चे ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे होंगे, पर उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी गलत नहीं किया। तो गुक्विंग हान बिस्तर पर साइड में लेटी हुई थी। टीयर्स उसकी फेस पर नॉन स्टॉप स्ट्रीम हो रहे थे। वो स्नीफल कर रही थी, फिर से मेरे आर्म्स में क्रॉल करने की चाह में। तो मैंने गु क्विंग हान की हल्की रेड आईज को देखा। मैंने बेडसाइड टेबल से एक वेट वाइप निकाली, झुके हुए उसकी आंखों को पोंछ दिया। नॉक, अचानक दरवाजे पर 2 बार नॉक आया और थोड़ी देर रुकने के बाद गु शुएटिंग धड़ाम से अंदर आई। "शियाओ बाई, यह मेरी लाइफ की इकलौती रिक्वेस्ट है।" पर एक पल की चुप्पी के बाद गु शुएटिंग ने कमरे में ठीक से बैठे हमारे दोनों को देखा। हमको देखते हुए उसके चेहरे पर एक मतलब वाला स्माइल आ गया। तो फिर वह कैजुअली बिस्तर पे प्लॉप हो गई। "अरे श्याओ बाई, वो क्रिएटर अभी अभी नया वीडियो पोस्ट किया।" कि उसका सिर सीधे मेरे कंधे पर टिका हुआ था। उसने अपना फोन हमारे बीच में उठाया। "चलो एक और क्लिप शूट करें, ऐसे करके मेरे कंडक्ट पॉइंट्स पक्के ही बैग में हो जाएंगे।" मैं अचानक ऐसा महसूस किया मेरी कोनी ने कुछ बहुत सॉफ्ट चीज को छू लिया। स्क्रीन पर वाले वीडियो की बात तो छोड़ो, मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था। गु क्विंगहैन ने उदास होकर कहा, "चौथी दीदी, मैं भी देखना चाहती हूँ।" झू श्वेटिंग ने सिर हिलाया और गु क्विंगहैन की ओर हाथ बढ़ाया। ऐसा करके उसका पूरा शरीर मेरे साथ कसकर चिपक गया। इसे देखकर गु क्विंगहैन जल्दी से खड़ी हो गई। जैसे जिद्दी छोटी गोल्डफिश वो हमारे बीच में धंस गई। "ऐसे करने से तुम्हारे लिए फोन पकड़ना कम थकाऊ रहेगा।" एक को एक झटपट इंसाइट मिल गया। हाई स्कूल के छात्रों के दिमाग वाकई तेजी से काम करते हैं। मैं सामने वाला सीन देख के धीरे धीरे आ भरता हूँ कि ग्यू क्विंगहैन में कुछ थोड़ा ऑफ लग रहा था। अब फिर मैं जल्दी से सिर हिलाया, लगता है मैं ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। तो वीडियो खत्म होते ही गोगुए सुई टिंग का मूड बहुत हेवी हो गया। तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसी चीज यहाँ जियांग चेंग में हुई। वो लड़की सच में बहुत पिटीफुल है। कि क्रिएटर टाइम पे पहुंच गया, ये तो बहुत बेस्ट है। काश मेरा भी ऐसा ही कूल भाई होता तो कितना नाइस होता ना। उसने धीरे धीरे सांस ली और खुद को कूल किया। तो उसने मेरी तरफ देखा। "शाओ बेई, बेई प्लान बदल गया, चलो ये वीडियो साथ में शूट करें।" फिर अचानक वो फ्रीज हो गई। तो उसने मेरे कपड़े देखे और क्रिएटर के वीडियो में दिखे इमेज से ध्यान से कंपेयर किया कि क्या कॉन्फिडेंस है, तेरी पायजामा बिल्कुल वही है जो क्रिएटर ने पहनी थी। वो पर अगले सेकंड में वो खड़ी हुई और कमरे की डेकोर देखी। उसका चेहरा तुरंत रेड हो गया। वो मुड़ी और लंगड़ मुझे बेड पर पिन कर दिया। उसने एक पिलो पकड़ा और उससे मुझे मारना शुरू कर दिया। "तू कैसे डेरिड है? तू मुझे ट्रिक करने की हिम्मत करता है कि तू बस देखना चाहता था कि मैं खुद कुल फॉल बनाऊं, है ना?" जिचिंग हान आगे बढ़कर उसे रोकना चाहता था, लेकिन गो शूटिंग ने भी उसे बिस्तर पर धकेल दिया। "तो और तुम तो अपने भाई को मुझे ट्रिक करने में भी मदद कर दी, किड़ी।" यह देखकर मैं जल्दी से गु क्विंगहान को गले लगा लिया, उसे अपने शरीर के नीचे से ढक दिया। मैं चिल्लाया, "अगर तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो।" तकिया बहुत सॉफ्ट था, उसे किसी को मारने से बस सॉफ्ट फील हुआ। लेकिन गु क्विंगहान के गाल तुरंत लाल हो गए, उसके हाथ जो उसके चेस्ट को ढक रहे थे। अचानक और बहादुरी से मुझे कसकर गले लगा लिया। तो थोड़ी देर झगड़ने के बाद गु शूटिंग आखिरकार मुझसे रोल ऑफ हो गई। मैंने अभी अभी समझा कि मेरी पोजीशन थोड़ा अजीब लग रही थी। यह देखकर गु शूटिंग ने अचानक मुझे खींच लिया और गु क्विंगहान को, जो बिस्तर पर लाल चेहरा लेकर लेटी थी, अपने बाहों में कसकर गले लगा लिया, गुस्से में कहती हुई, "टीएस्क टीएस्क टीएस्क, बाहर के लोगों घर में बड़ी बहन से धौंस खा रही है। मैं मेरी छोटी बहन की जिंदगी बहुत कठिन है।" मैं अजीब ढंग से सिर खुजाने लगा। पहले की गु क्विंगहान वाकई में ऐसे ही दिन झेली थी। उसने नहीं किया। "भाई मुझे धौंस नहीं देता," गु क्विंगहान ने विरोध में बड़बड़ाया। गु शूटिंग ने अपने बाल सुलझाए और मेरी ओर देखा, पूछते हुए, "तुम्हारा प्लान क्या है?" हालांकि माँ और पापा अभी तक हमारी सबसे छोटी बहन को नहीं मानते, लेकिन हम गु फैमिली उसे ऐसे धौंस नहीं दे सकते। मैं सिर हिलाया। बिल्कुल, आज जिन लोगों ने क्विंग हान को धौंस दिया, उन्हें गार्ड कैप्टन चेन की टीम ने सब गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों के बारे में मैंने वीडियो में ही कहा था कि मैं उन्हें 3 दिन दे रहा हूं ताकि वो सामने आए, साफ साफ बात करें और माफी मांगे। बहन किन लान ने पहले ही पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। अगर डेडलाइन तक कोई माफी वीडियो नहीं आया तो हम लीगल एक्शन लेंगे। डिड्यू शूटिंग ने सिर हिलाया, फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठी।
अब फिर उस समय अपने फैंस को बता दो कि मेरा फॉलो करो, ठीक है। ऐसे करके मैं इस सेमेस्टर में आराम से क्लासेस स्किप कर सकूंगा। तो मेरे होंठ के कोने 2-3 बार हिल गए। क्या तुम स्कूल सिर्फ कंडक्ट पॉइंट्स के लिए जाते हो? क्या तुम कोई ज्ञान नहीं ले रहे? ये सुनते ही गु शूटिंग ने आंखें घुमाई। कम से कम मैं अपनी योग्यता से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। तुम्हारी क्या बात है? माँ बाबा ने तुम्हें हाई स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए पैसे दिए। मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया, समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। आखिरकार असली मालिक वाकई बहुत ही अयोग्य था। जो गु क्विंग हान जो गु शुएटिंग की लैब में बैठा था, मेरी बेबयान अभिव्यक्ति देखकर खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे हंस पड़ा। मेरा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, खासकर क्योंकि स्कूल बुलिंग के खिलाफ का टॉपिक बिल्कुल नया था। इससे ऑनलाइन कम्युनिटी में हलचल मच गई। कई पॉपुलर टिकटॉकर जिनके मिलियन व्यूज हैं भी समर्थन दिखाने के लिए जुड़ गए, स्कूलों, पेरेंट्स और सिटी गार्ड को अपील करते हुए। युवा लोगों की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है, स्कूल बुलिंग की त्रासदी को होने न देने के लिए। तो बहुत सारे क्रिएटर्स भी थे जो आंसुओं के साथ अपने बुलिंग के अनुभव बताते थे, लेकिन सौभाग्य से वे अभी भी कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी कहानी बता पाए। पर बहुत सारे बच्चों को तो वो मौका भी नहीं मिलता। कुछ क्रिएटर जो फॉलो कर रहे थे, वीडियो में दी गई रिक्वेस्ट को फॉलो करके सच्चे सच्चे दिल से माफी मांगी। तो और कहा कि उन्हें अपने अपने सोर्सेज को ध्यान से चेक करना चाहिए था और उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी चाहिए थी। चाहे वह सच्चा था या फेक, कम से कम सतह पर उन्होंने ज्यूचिंग हान का नाम साफ करने में मदद की। हालांकि कई नेटिजन्स भी थे जो मेरी एक्शन को समझ नहीं पाए, तो वे साफ तौर पर उन कोल्स और कुछ क्रिएटर्स द्वारा भी धोखा खा गए थे। वे भी स्पष्ट रूप से विक्टिम थे, किस आधार पर उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाए। तो उन्होंने बस अपने कमेंट्स और पोस्ट किए हुए वीडियो डिलीट कर दिए और दिखावा शुरू कर दिया कि कुछ नहीं पता। जियांग चेंग यूनिवर्सिटी जियांग सुयुआन, पहले टाइडा क्लॉथिंग स्टोर से जो वाला था जिसने वो ड्रामा फिल्माया था, उसने भी मेरा वीडियो देखा था। उसके पिछले वीडियो में उसने गू किंगहैन को सख्ती से कंडेम किया था क्योंकि ये छोटा प्रॉफिट कमाने के लिए अपना बॉडी बेच दिया। साथ ही उसने ये तर्क दिया कि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने और इंसल्ट करने वाला ये एक्शन उसे घुटनों के बल झुककर माफी मांगने पर मजबूर करता है। जैसे ही ये वीडियो पोस्ट हुआ, उसने दसियों हजार फॉलोअर्स हासिल कर लिए और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। और जब उसने अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म की, तो बैकएंड डेटा में लगभग 3000 युआन दिखे। फिर उसने मेरा क्लैरिफिकेशन वीडियो देखा, उसकी आंखें फड़फड़ाईं और तुरंत एक आइडिया दिमाग में आया। उसको लगा उसका मौका आ गया है, जब पूरा इंटरनेट माफी मांग रहा था। अगर वह एक प्लॉट ट्विस्ट बना सके तो जरूर और भी अटेंशन आकर्षित कर लेगी। तो उसने वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम स्क्रूटिनी शुरू कर दी और लिरिक्स के हर शब्द को एनालाइज किया। अपनी इंटरप्रिटेशन पूरी करने के बाद उसने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। असल में सबने देख लिया। तो मैं इस बारे में आगे नहीं आना चाहता था, लेकिन डर रहा हूं अगर मैं बोल नहीं पाया, अब कोई भी इस पर बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम पहले वीडियो से ही देख सकते हैं। उस समय भीड़ में तुम सबने लड़की की सर्विसेज की कीमत सुनी। एक लड़की की इनोसेंस बहुत कीमती है। कोई कैसे इसका इस्तेमाल करके उसे स्लेंडर कर सकता है। मैं डा चेंग साओ बेई की टैलेंट को नहीं इनकार करता, मैं उसकी म्यूजिकल स्किल्स की बहुत सराहना करता हूं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उसे ऐसे मुद्दे को साफ करने के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहिए जो उसका नहीं है। इस कहानी की लड़की ने कौन सा बड़ा दाम चुकाया। मैं भी चाहता हूं कि स्कूल बुलिंग खत्म हो, लेकिन क्रिएटर अपनी बड़ी फैन बेस से सच्चाई को मोड़ रहा है। क्या ये हमें सच्चाई जानने का हमारा राइट से वंचित नहीं कर रहा? क्या ये भी हम पर बुलिंग करने जैसा नहीं है? जियांग शियुआन का वीडियो पब्लिक के खिलाफ गया। ओपिनियन सिर्फ चर्चा की वेव पर सवार नहीं हुआ, बल्कि इसने गॉसिप के बेवकूफ भीड़ को उकसाया और उन्हें दो फैक्शन में बांट दिया। न दीदी, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। अगर तुमने बोल नहीं दिया होता को कौन सोचता कि ये क्रिएटर असल में इंसान की खाल में एक बीस्ट है, तो वो छोटी स्लट भी कोई काम की नहीं है। और खुद को प्रोस्टिट्यूट करने के बाद उसने एक आदमी को सिड्यूस करके अपना नाम साफ किया। कि कितना हाइपोटिकल हिकल क्या मैं हूं जिसने देखा कि जब क्रिएटर वीडियो फिल्मा रहा था तो उन लड़कियों के एक्शन वाकई अजीब थे। जो कौन सी बहन जो शादी के काबिल उम्र की है अभी भी भाई के साथ इतना क्लिंगी रहती है? भाई को अपने बाल कंघी करने देना। एक बात फेयर कहूं तो एक अच्छा गाना ठीक है, लेकिन रोज एक सॉन्ग, क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? उसकी म्यूजिक शायद पूरी तरह से प्लेजराइज्ड है। ऐसे कैरेक्टर इश्यू वाले व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये हैरान करने वाली बात नहीं जैसे उनकी प्रेयर्स का जवाब मिल गया हो। और काफ़ी लोग असल में वीडियो क्लिप्स को एडिट करके दिखा रहे थे कि मेरे गाने की हर लाइन कौन से गाने से प्लेजराइज्ड है। उन्होंने इसे एक पूरा क्लिप में कंपाइल कर दिया। कुछ नेटिजन्स ने भी खंडन किया। भले ही तुम नहीं मानते, ग्रेट मास्टर शियाओ वई
तो तुम गार्ड की घोषणा भी नहीं मानते। ये क्रिएटर बड़ी पक्की बात कर रहा है, पर कोई साक्ष्य नहीं है, सब बस बातें ही हैं जो सिर्फ तुम जैसे देहाती लोग ही मानेंगे। गार्ड की वो घोषणा सिर्फ ये साबित करती है कि वो लड़की स्कूल बुलिंग की शिकार थी, कि ये साबित नहीं करता कि उसने वो नहीं किया तो वो ऐसी चीज करती थी। उसके लिए बुलिंग होना तो नॉर्मल ही है। क्या तुम सच में ऐसे ही व्यक्ति के क्लास में रहना चाहते हो? सही बात है, आखिरकार तुम लोग सिर्फ ऐसे ही चीजों को पसंद करते हो। जियान सियोन ने अपने तेजी से बढ़ते फैंस काउंट को देखा, उत्साह छुपा नहीं पाया। जिस बदनाम लड़की की बात है, कौन गारंटी दे सकता है कि वो प्रॉब्लमेटिक नहीं थी? जियांग शियोन ने उसका फॉलोअर काउंट स्काईरॉकेट होते देखा। वो बहुत खुश हो गई। तो उस बदनाम लड़की की बात करे तो कौन पक्का कह सकता है कि वो बेगुनाह थी? सबसे बुरा क्या, जब टाइम आएगा तो बस एक अपोलॉजी वीडियो रिलीज कर दूंगा। आखिरकार मैंने सिर्फ अपनी शंकाएं व्यक्त की थीं। मैंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि उस लड़की ने क्या किया। ये सब नेटिजन्स ने ही खुद इमेजिन किया था। भले ही ओपिनियन तब प्रभावित हो, टाइम बीतते ही लोग जल्दी इसे भूल जाएंगे। जैब में सिर्फ पैसा ही असली है, कहीं और। मैं अभी जियांग जुयू और गुझु युआन के कंधे मसाज कर रहा था। माँ पापा, आज तुम दोनों इतना देर से घर क्यों आए? तो जियांग जुयू ने अपनी आंखें बंद कर ली। शाओ बे अब वाकई में बहुत ज्यादा परिपक्व हो गया है। इसी समय लोग अभी भी बाहर मस्त मौला घूमते रहते थे। वह न सिर्फ हर दिन जल्दी घर आता है, बल्कि अपने मेहनती माँ बाप की देखभाल भी जानता है। तो गुज युआन ने भी सिर हिलाया। हमारा शाओ बेई बस देर से खिलने वाला है, तो जब वह खेल खेल में थक जाएगा तो स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाएगा। जियांगजू यू ने अपनी आंसुओं भरी आंखों के कोनों को पोंछा। उसने धीरे धीरे गुर्राया, क्यूटिंग कब शाओ बेई जैसा होगा। उसे बड़ी बहन माना जाता है, पर अभी तक वो बड़ी नहीं हुई है। मैं अभी भी यहाँ हूँ। पार्श्व से होकर कहा, अशुई टिंग चलो। उसने अपने पैर आपस में रगड़ते हुए मुझे एक नाराजगी भरी नजर मार दी। लग रहा था जैसे जिंदगी ने उसे स्पष्ट रूप से धोखा दिया। दोनों ही बिगड़े हुए बच्चे थे, लेकिन अब मैं नई शुरुआत कर चुका हूं, जिससे वो और भी बचकाना लग रही है। तो मैं कह रहा हूं, तुम पहले ही शादी योग्य उम्र की हो गई हो, तो तुम तो सही से भी नहीं बैठती हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तुम्हारी दूसरी बहन पहले ही पैदा हो चुकी थी। जियांग जुईयू ने ठंडे तौर पर कहा। गुगु जुइटिंग शर्मीले ढंग से पीछे हट गई और तुरंत अपनी पोस्चर ठीक कर ली। पापा, तो तुम अभी तक नहीं बताई कि आज तुम्हारा घर इतना लेट क्यों है? मैं फिर से पूछा। गु जेयुआन धीरे धीरे आ भर गया। जियांगचेंग में प्रोजेक्ट्स अभी स्थिर रूप से चल रहे हैं। अगर ग्रुप बढ़ना चाहता है तो उसे अपना मार्केट दूसरे शहरों में एक्सपेंड करना पड़ेगा। हाल ही में उन शहरों में बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। मैंने सिर हिलाया। गु कॉरपोरेशन बहुत बड़ा था, लेकिन असली असर सिर्फ जियांगचेंग और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित था। बिजनेस को दूसरे शहरों में एक्सपेंड करना मतलब किसी और की पाई का एक टुकड़ा लेना, लोकल पावर से बॉयकॉट होना और मुश्किलों का सामना करना सामान्य ही था। पापा, हमारा फैमिली पहले ही बहुत रिच है, तो सिर्फ ट्रबल ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में क्यों जाना? गुगुसु एटिंग ने पूछा। कैपिटल की नेचर वैल्यू बढ़ाने की होती है। अगर वैल्यू नहीं बढ़ा पाता तो आखिरकार कैपिटल द्वारा एलिमिनेट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, अगर दूसरे शहरों में वर्कर्स की वेतन लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे जियांगचेंग में वेतन वही रहता है, तो भविष्य में कौन जियांगचेंग में काम करने आएगा? तो मैंने बीच में बोल दिया। गु झयुआन ने जियांग जियू को हैरानी से देखा और पाया कि जियोंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कहा था। गु जियू टिंग जल्दी से खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ दौड़ गई। उसे पता था कि अगर वो यहां और रुकती है तो न सिर्फ इमेच्योर लगेंगी, बल्कि बहुत फूलिश भी दिखेंगी। झू युआन संतुष्टि से सिर हिलाया। यही तो लॉजिक है। उसने अचानक जिज्ञासा से मेरी ओपिनियन पूछ ली। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? तो उसने गु कॉरपोरेशन को फेस कर रहे ट्रबल को एक्सप्लेन किया। युगु कॉरपोरेशन एक दूसरे शहर में रिसोर्ट बना रहा था। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था और गांव वाले सब निकल गए थे। इसी कारण निर्माण के आधे रास्ते में जमीन की कीमत बढ़ गई। तो वो लोग इकट्ठा हो गए कि फर्क के लिए कंपेंसेशन की मांग करें, नहीं तो वो निर्माण को रोक देंगे। स्थानीय गार्ड टीम को इन्फॉर्म किया गया था, पर गार्ड बस दिखावा ही कर रहा था। आखिरकार गांव वाले सब बुजुर्ग थे, उन्हें पकड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जमीन पर लेट फेंकते कि मर गए। मैंने इस हिस्से की कहानी को असली प्लॉट से याद किया। जूजी युआन इस मामले में बीमार पड़ गया। इसे व्यक्तिगत रूप से ट्रीट करने वाला गु वैनर ही था। सिर्फ इतना है कि उस टाइम मेरे इंटरवेंशन के बिना गु वैनर लोंग ऑटियन के साथ जुड़ा हुआ था। ये बात स्वाभाविक रूप से उसे पता चल गई। लोंग ऑटियन ने शिया फैमिली के कनेक्शन का इस्तेमाल करके इस इश्यू को स्मूथली सॉल्व कर दिया, लेकिन उसने रिसोर्ट के 30% शेयर मांगे। तो 30% शेयर ये कोई छोटी रकम नहीं है, लगभग 1 बिलियन युआन है।
मेरी आंखें झपकी मारती रही और दिमाग में तुरंत एक आइडिया पॉप हो गया। आखिरकार अगर लोंग ऑटियन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। डैड, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। तो 2 दिनों में तुम्हारा नया एडॉप्टेड फादर हमारे घर आएगा। तुम इसे ठीक से वेलकम करना पड़ेगा। मेरे सामने एम्बारस मत बनो। इस रिलेशनशिप को थामे रहने की कोशिश कर, तो बाकी के सारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मेरी बात सुनते ही गुजी युआन का चेहरा तुरंत काला हो गया। वो अभी अभी सोच रहा था कि गू बेई काफी मैच्योर है। सब बेकार, निकल बाहर निकल। तू बाहर निकल, वो रिबेलियस बेटा जो सब प्रॉपर्टी उलट रहा है। तो आगे चल के अगर मैं अपना प्रोजेक्ट किसी और सिटी में एक्सपेंड करूं तो मुझे एक डैड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो फिर अगर मैं पूरे देश में एक्सपेंड करूं तो हर जगह मेरे डैड की ही होगी। एक लविंग एजुकेशन सेशन के बाद मैं अपने रूम में वापस आया, बॉटम पकड़ते हुए। मैं क्यों याद कर रहा हूं कि असली ओनर को कभी ज्यादा मार नहीं मिली। तो उसने मुश्किल से ही कोई हार्श शब्द सुना। ट्रांसमिग्रेट करने के बाद सिर्फ 2 दिनों में मुझे 2 बार क्यों मार पड़ा? क्या प्यार डिसअपियर हो जाएगा? कमरेड गू जी युआन की अवेयरनेस बहुत लो है। क्या वो मेरे जैसा नहीं बन सकता? एक असली मैन जो जानता है कब बेंड करना है और कब टॉल्ड खड़ा होना है। अपने रूम में वापस आते ही गुकिंगहेन एक पिलो को गले लगा रखी थी, बिस्तर पर आगे पीछे रोल कर रही थी। दरवाजा खुलते ही उसके गाल लाल हो गए। तो वो बिस्तर परंत उछल पड़ी। तुम वापस आ गए। मैंने उसे पिलो के पीछे से चमकती आंखों से झांकते हुए देखा। वो बड़बड़ाई। मैं सिर हिलाया। देर हो रही है, तुम्हें अपने रूम में वापस जाकर सोना चाहिए, गुचिंग हान ने कहा। अपनी बेइज्जती महसूस करके वो धीरे धीरे बिस्तर से क्रॉल करके अपने रूम की ओर सिर नीचे करके चल पड़ी। वो जाने से पहले रुक गई और मुझे एक गहरी नज़र से देखी। यार, उसका कमरा कोने में नौकरानी वाला रूम था। अंदर भी कई तरह की चीजें पड़ी थीं जो अभी इस्तेमाल में नहीं थीं। तो उस बकवास के ढेर में से उसने एक छोटा सा स्पेस साफ किया जहां उसकी सारी चीजें बढ़िया से रखी थीं। फीकल यूनिफॉर्म, छेद वाला स्कूल बैग, थोड़ा अनबाउंड जूते और एक पोटैटो चिप्स की कैन। तो उसमें उसकी अब तक की सारी बचत थी, कुल मिलाकर 132.5 युआन। सिर्फ 2 दिन पहले उसने इस पैसे से अकेले रहने की प्लान बनाई थी। तो गु फैमिली छोड़ने के बाद उसकी पुरानी चीजें टेबल साइज के स्पेस में फिट हो जाती थीं, पर अब उसे फिर से साफ सफाई करनी पड़ी ज्यादा जगह बनाने के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिन में उसे बहुत सारी चीजें खरीद कर लाया था। तो मैंने आज जो स्नैक्स खरीदे थे उनका आधा हिस्सा भी उसे दे दिया। जैसे ही वो बिस्तर के पास वाला कार्डबोर्ड बॉक्स को कोने में धकेलने वाली थी, दरवाजे पर अचानक ठक हुआ। जैसे ही वो बिस्तर के पास वाला कार्डबोर्ड बॉक्स को कोने में धकेलने वाली थी, दरवाजे पर अचानक ठक ठक हुआ। बुकिंग हान ने संदेह से दरवाजा खोला। ग्यू फैमिली के घर आने के बाद से नौकरानी के सामान लाने के अलावा किसी ने भी उसके कमरे में कदम नहीं रखा। उसने मुझे सिर खुजलाते हुए दरवाजे पर थोड़ा अजीब तरह खड़ा देखा। और जब तुम मेरे कमरे से निकली तो मुझे लगा कुछ थोड़ा अजीब है। मैं तुम्हारे बारे में फिक्र कर रहा था। नहीं पता अभी तक तुम सुबह की भावनाओं से हो या नहीं। मुझे याद आता है किसी ने कहा था तुम्हें बुली किए गए किसी के पास रहना चाहिए, वरना वो नकारात्मक सोच में फंस सकते हैं। तो वे यहां तक कि आत्महत्या के बारे में भी सोच सकते हैं। मेरे शब्दों की चिंता समझते हुए गुक्विंग हान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। आंखों के कोनों से आंसू नॉनस्टॉप बहते रहे। वो मैं क्यों रो रही हूं? मुझे क्राइंग नहीं करनी चाहिए थी। मुझे स्माइल करना चाहिए था। अब मेरे पास एक भाई है जो मेरा ख्याल रखता है और मुझे स्माइल करना चाहिए, उसने अपने आप से सोचा। ऊपर जितना ज्यादा उसने ऐसा सोचा उतना ही ज्यादा आंसू रोक नहीं पाई। वो अपनी हथेली से लगातार आंसू पोंछती रही। मैंने गु क्विंग हान की कलाई पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तो मुझे नहीं पता लड़कियों को कैसे कंफर्ट करूं। बस ऐसा लगा कि गु क्विंग हान को अभी शायद एक शोल्डर चाहिए जिस पर वो टेढ़ आ सके। मैं अंदर से राहत की एक सांस ली। मैंने अभी इस छोटी लड़की की इमोशन में गड़बड़ी देखी। वो वर्णकता है। वो अभी ब्लैंकेट में लिपटी होकर अकेले ही आंसू पोंछ रही होती। मैं जिज्ञासु होकर गु क्विंग हान के कमरे के अंदर की ओर झांका तो मैं फिर से भाव में सिकुड़ाए बिना नहीं रह सका। गो फैमिली की मेड का रूम मेरे ट्रांसमिट होने से पहले ली गई मैच बॉक्स अपार्टमेंट से बहुत बेहतर था, लेकिन अब की तुलना में मेरा रूम इस जगह से थोड़ा बहुत बेहतर है। क्या तुम मेरे रूम में सो जाओगी? मैं बहुत देर तक हिचकिचाया, फिर भी कहा। फिर तुम्हारा क्या? फिर चिंग हैन ने नरम सी स्निफलिंग के साथ पूछा। अचानक उसके गाल गर्म होने लगे। उसने सोचा कि मेरा बिस्तर कितना बड़ा है, इतना बड़ा कि हम दोनों साथ में सो सकें। जो मेरी पीठ को गले लगा रहे थे भी कसकर मुट्ठी बनाते हुए नहीं रह पाए। मैंने बस आईब्रो उठाया और उत्साह से कहा, मेरा रूम भी एक गेम रूम रखता है ना? वहां के कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन बहुत टॉप नॉच हैं। आज राम साथ में मूवी देख सकते हैं और स्नैक्स खा सकते हैं। फिर तुम बिस्तर पर सो जाओगी और मैं गेम रूम में सो जाऊंगा। मैंने सब कुछ दिमाग में ही प्लान कर रखा था। गुगु किंग हान को सुलाने के बाद मैं पूरी रात गेम करने का मौका ले लूंगा।
आखिरकार अगले दिन मुझे बस गु किंग हान को स्कूल ले जाना है, फिर सुबह मैं नींद पूरी कर लूंगा। तो मेरी बात सुनते ही गु किंग हान का शरीर एक पल के लिए टाइट हो गया। भले ही वो दोनों एक ही स्वीट में सो रहे हों, लेकिन एक ही बिस्तर नहीं था। तो किसी कारण से उसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसे भाई के साथ रहने का ख्याल आया, स्नैक्स खा रही थी और मूवी देख रही थी, तो उसे थोड़ा एक्साइटेड महसूस हुआ। रुगु किंगहान ने अपना सिर मेरे चेस्ट में दबा दिया। उसकी आवाज मफल्ड रही। तो गेम रूम में प्रवेश करते ही कमरा डिमली लिट था। अंधेरे में मैं स्विच ढूंढते ढूंढते हिचकिचा रहा। अचानक फ्लोर पर एक हेक्सागोनल मैजिक सर्कल चमक उठा। पे पिंक और ब्लू लाइट की स्ट्रिम्स सर्कल के पैटर्न के साथ चलती हुई दीवारों पर चढ़ती गईं और ऊपर लगातार इकट्ठा होती रहीं। तो पूरे कमरे की लाइटिंग बहुत साइबर पंक लग रही थी। तो मैंने गु किंगहान को देखा और शर्म से अपना सिर खुजला कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं कभी कभी इतना चाइल्डिश हो जाता हूँ। मैंने अपना फोन यूज करके बड़े टीवी स्क्रीन से कनेक्ट किया, तो मैं स्टीफन चाओ की कॉमेडी चुनने ही वाला था देखने के लिए। मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी। गुगु क्विंगहन बड़े स्क्रीन को घूर रहा था। वो मेरे फोन की स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर रहा था। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये एक लड़की का अवतार है। तो वो लियन वेन्यूआन था। कल मैं स्कूल के गेट पर पूरी टॉपिंग वाला हैंडहेल्ड पैनकेक खा रहा हूँ। लियन वेन्यूआन का मैसेज देखकर मैं फिर से थोड़ा हैरान हो गया। पहले हमेशा असली मालिक ही उसे टेक्स्ट करता था। वो कभी भी पहले टेक्स्ट शुरू नहीं करती। बिना हिचकिचाए मैं चैट विंडो पर टैप किया। अकल कौन सी क्लास स्किप करने वाली है तू? मैं तेरे लिए टीचर को रिपोर्ट कर दूंगा, ताकि क्लास में ध्यान भटकने की चिंता न करनी पड़े। मेरा जवाब देख कु क्विंगहैन हंसी। उसकी आंखों में जो फिक्र थी वो तुरंत गायब हो गई। वो तू बहुत कड़वा है। मैंने गु क्विंगहैन के बालों को झाड़ा। ठीक है, अच्छी लड़की बन, सोफा पर बैठ जा। ये पुराना नौकर तुझे सर्व कर दे। मैंने स्टीवन चान चाओ की फ्लर्टिंग स्कॉलर चलाई। और फिर मैंने स्नैक्स का ढेर गले लगा लिया और सोफा पर फेंक दिया। मैंने एक कप भी निकाला और उसमें बर्फ डाल दी। तो मैंने पूरा कप सोडा डाल दिया। महारानी, एक गिलास ले लो। मैंने कप गु क्विंगहैन को दिया और मुस्कुराते हुए कहा। तो गु क्विंगहैन शर्माते हुए चुलबुले अंदाज में बोली, तू बहुत पागल है। मुझे नहीं पता मूवी कितनी देर से चल रही थी। गुगु किंग हान की मूवी देखने की पोस्चर। पहले तकिया गले से लगा रही थी, फिर धीरे धीरे मेरे कंधे पर झुकने लगी। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, बस आसानी से अपनी बांह उसके चारों ओर लपेट ली। आज ही उसे बुली किया गया था, तो थोड़ा डरी हुई होना समझ में आता है। तो 2 घंटे की मूवी देखकर लगभग 12 बजे आधी रात हो गई थी। अच्छी लड़कियों को अब सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहिए। मैं बस गु किंग हान को जल्दी सोने के लिए मनाना चाहता था, ताकि मैं अपने घर जैसा फीलिंग ले सकूं और दुश्मन के नेक्स को झांक सकूं। गु किंग हान ने मुझको शंकित नजर से देखा। अभी तक नहीं सोएगा क्या? बिल, मैं सोने वाला हूं। मेरी आंखें इधर उधर फड़फड़ाने लगी। स्पष्ट था कि मेरे शब्द मेरे दिमाग से नहीं मिल रहे थे। मेरी ग्रेट स्वॉर्ड, आज रात पहले ही प्यासा हो गया है। मैं बस दिल खोल के हंट करना चाहता हूँ। मैं तुझ पर यकीन नहीं करता। वैसे भी मैं भी नींद नहीं आ रही। गु किंग हान ने धीरे धीरे फुफकारते हुए कहा। बड़ी यौव निकालते हुए आंखें रगड़ लीं। उसके बनी पायजामा के कान लगा टक टक कर रहे थे। वो बिल्कुल मोटी सी छोटी खरगोश जैसी लग रही थी। और तू कह रहा है कि नींद नहीं आ रही? तेरी आंखें बंद होने वाली हैं। कल फिर भी स्कूल है। अगर तू ठीक से पढ़ाई नहीं करेगा तो भविष्य में मेरे लिए कैसे सपोर्ट करेगा? ठीक है, अच्छा बन और बिस्तर पर लेट जा। मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा, मैं कहा, जब मैं गु चिंग हान की कलाई पकड़कर उसे बिस्तर की ओर ले गया। मैंने उसे कंबल में लपेटा। गुड नाइट ब्रदर, गु चिंग हान ने सॉफ्टली कहा। ऐसा कहने के बाद उसने कंबल को अपनी सिर पर खींचा और कंबल के नीचे उसे गालों में जलन सी महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आवाज इतनी तेज थी जैसे पूरी दुनिया में गूंजती ट्रेन की गड़गड़ाहट। मेरी तरफ से मैंने सिर हिलाते हुए परफंक्टली कहा, गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू 3000। तो गेम रूम का दरवाजा बंद होते ही जूचिंग हान ने कंबल फेंक दिया। वो ताजी हवा के लिए घुटती रही, जो अभी मैं कह रहा था उसे याद करते हुए। उसने दोनों हाथों से अपने गर्म गालों को थाम लिया। उसके छोटे कंबल के नीचे 2 बार किक मारने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने लीग ऑफ लेजेंड्स खोला, असली मालिक के अकाउंट में लॉग इन किया, चैंपियन इंटरफेस ओपन किया। जैसा कि उम्मीद थी, सभी चैंपियंस और सभी स्किन्स थे। मैंने रैंक्ड मैच शुरू किया। आज रात मुझे समनर रिफ्ट को पूरी तरह क्लियर करना है। आधे घंटे बाद स्क्रीन पर पेनाल्टी नोटिफिकेशन देखते हुए मैं गहरी सोच में डूब गया। डिटेक्टेड समनर इंटेंशनल फीडिंग में लगा था। अकाउंट घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा हूं। मैंने भारी सांस ली। एक सिल्वर प्लेयर डायमंड्स के साथ मिलजुलने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई इतना मांगना ज्यादा था? तो मैं फिर से अपना फोन निकाला और डुयन ऐप खोल दिया। तो मैं देखना चाहता था कि आज रात की घटना कितनी दूर तक फैली है। लेकिन जैसे ही मैं ऐप खोला, अनगिनत नफरत भरे मैसेजेस आके बाढ़ की तरह आ गए। टस, और तुम उन्हें भाई बहन कहते हो? ऐसे खेलना और भी मजेदार है।
ओ ओपिया, तुमने कभी औरत नहीं देखी तो तुम सस्ता कचरा भी ले लोगे। मैं तुम्हें फॉलो किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा म्यूजिक सुनता था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा कैरेक्टर इतना गंदा होगा और मैं तुम्हारे गानों के साथ सहानुभूति रखूंगा। अब मैं बस घिनौना महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे गाने बस एक बेतरतीब पैचवर्क हैं। तो तुम सिलाई में इतने माहिर हो, क्यों न सीधे टेलर बन जाओ। तो मैं उलझन में भौहें सिकोड़ लेता हूं। क्या ये लोग बीमार हैं? अचानक वे मुझ पर गालियां क्यों दे रहे हैं? मैं जिज्ञासा से वीडियो स्क्रॉल करता रहा। मैं जियांग सुयुआन का बेतुका वीडियो स्क्रॉल किया, जो पूरी तरह बकवास था। स्क्रीन पर जियांग सुयुआन का आत्मधर्मी लुक देखकर मैं तुरंत उल्टी जैसा महसूस करने लगा और उल्टी करना चाहता था। मैंने कमेंट सेक्शन खोला। उसमें सब ऑप्स की बहादुरी की तारीफ थी। ताकत से डरते नहीं, इंसाफ के लिए बोलने की हिम्मत रखते हैं। वहां और भी कई नेटिजन्स थे जो सच्चाई नहीं जानते थे, मेरे ऊपर कटु शब्दों से हमला कर रहे थे। मैं बदला लेना चाहता था, पर दोबारा सोचने पर लगता है ऐसा करने से बस इस पोस्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जब मैं इस पोस्टर को कैसे हैंडल करूं, इस बारे में हिचकिचा रहा था, तो गेम रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। युगु क्विंगहान एक तकिया और छोटा बेंट गले में लपेटे हुए दरवाजे पर डरी डराई खड़ी थी। तो कमरा में लाइट अभी भी ऑन देखकर उसने पूछा, अभी तक नहीं सोए? गुगु क्विंगहान को ऐसा देखते ही मैं कैसे नहीं जान सकता था कि उसने मेरे लिए ब्लैंकेट लाया है। मैंने खुद को कूल करने के लिए गहरी सांस ली। मैं हंसा और बोला, अब सोने जा रहा हूं। भाई, तू भी बिस्तर में सोने क्यों नहीं आता? तेरा बिस्तर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम दोनों एक साथ सो सकते हैं। रुगु क्विंगहान ने होठों को चिपटाकर धीरे से कहा। मैं मुंह खुला खुला हैरान रह गया। तो मेरे दिमाग में जैसे बज की आवाज आ रही थी, जैसे फटने वाला हो। मेरी पिछली लाइफ में मेरे पास कोई भाई बहन नहीं थे, पर इस उम्र के दो लोगों का साथ में सोना थोड़ा अजीब लगता है। वैसे भी अगर बचपन से साथ बड़े होते और रिलेशनशिप अच्छी होती तो बिस्तर शेयर करना ठीक रहता। तब पर गुक विंगहान और असली मालिक के बीच पहले कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी। तो मैं उलझन में सिर खुजलाते हुए कभी कभी गुक विंगहान की ओर देखता रहा। एक पल के लिए मैं नहीं समझ पाया कि इस सिचुएशन को कैसे समझूं। मैंने सिर्फ देखा कि गु क्विंगहान अपनी लाल नाक से स्नीफ कर रही थी। तो वो गुस्से में कहती रही, भाई, गु क्विंगहान की बात सुन के मैं डर गई हूं। मैंने एक क्यों निकाला और तुरंत समझ गया। लगता इस बुलिंग केस ने जब से गौ किंगहान अकेली है, उसके दिमाग में बहुत बड़ा मानसिक घाव छोड़ दिया है। वो अंधेरी खाली कम में सोने की हिम्मत नहीं करती, और इस घर में अभी उसके भरोसे वाला एक ही बंदा मैं हूं। खुशकिस्मती से मेरा बिस्तर बहुत चौड़ा है, तो दो लोग बिस्तर पर लेट सकते हैं बिना एक दूसरे को छुए। गौ किंगहान अपनी साइड में लेटी साफ साफ मेरी तरफ देख रही थी और एक हाथ से धीरे धीरे मेरी स्लीव पकड़ ली। मैं बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि उस पोस्टर से कैसे रिवेंज लेऊं। अगर मैं सीधे पुलिस को रिपोर्ट कर दूं तो चेन हुईजेन को झूठी अफवाहें फैलाने वाले को पड़वा दूं। डर है कि इस पे बहस बात में काफी टाइम लग जाएगा। अंत में नतीजा शायद ऐसा ही निकलेगा, पोस्टर को मजबूर करना कि वो एक करेक्शन वीडियो डाल दे और माफी मांगे। और इस बहस के दौरान वो पोस्टर पूरी तरह से इस फेम की वेव पर सवारी कर सकता है, अपने फैन बेस को बढ़ाने के लिए। इंटरनेट की कोई मेमोरी नहीं होती। थोड़ी देर बाद फैंस इसको भूल जाएंगे और वो पोस्टर के पास लाखों फैंस वाला एक एक्टिव अकाउंट रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि दूसरों से कमाई करने वाला कोई आसानी से स्किप हो जाए। मुझे दूसरे पक्ष को भारी दाम चुकाना पड़ेगा। सोच खोए हुए नींद की लहर मेरे ऊपर आ गई। मुझे एक नरम गर्म बॉडी पिलो महसूस हुआ। वो भी खुशबूदार था। मेरी बाहों में घुस गया। मेरी नीकी लत एकदम फेट गई। पूरा शरीर सख्त हो गया। अभी मैं अपने पैर से बॉडी पिलो को लपेट ही रहा था। मैं नीचे झुके हुए जू किंगहान को देखता हूं। मैं धीरे धीरे उसके बालों को किनारे धकेलता हूं और बेबस सिर हिलाता हूं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये छोटी लड़की इतनी खराब स्लीपर होगी। मुझे लगता है मुझे कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि वो बाकी बहनों के साथ ठीक हो सके। तो वरना अगर हम ऐसे ही सोते रहे तो डरने वाला मैं ही बन जाऊंगा, मैं खुद से सोचा। अजू किंगहान की आंखें कसकर बंद थीं, पलकें हल्के से कंपा रही थीं, दिल धड़कन तेजी से धड़धड़ रहा था। तो जब उसने देखा कि मैं नहीं हट रहा, ना ही उसे धकेल रहा हूं, तो उसके होंठ के कोने खुद ब खुद ऊपर की ओर मुड़ गए। वो लगता है वो मीठा सपना देख रही है। मैं भी मुस्कुरा दिया। वो सब गड़बड़ चीजें, इन्हें बस बड़े भाई को संभालने दे। अगले सुबह जल्दी उठते हुए और टू किंगहान अब बिस्तर में नहीं थी। अब मैं खिंचा और पूरे शरीर की हड्डियां टक आवाज करने लगी। लगता है कल रात मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। हिल नहीं पा रहा था। बिस्तर के पास एक निक वाइल्ड प्रिंट वाली शर्ट टंगी हुई देखी और ढीले नीले जीन्स का एक जोड़ा। टुडू किंगहान पहले उठी होगी, मेरे लिए कपड़े चुन ली होंगी, फिर अपने कमरे में जाकर नहाई होगी, कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकली। मुझे नहीं पता ग्यू किंगहान दरवाजे पर कितनी देर से इंतजार कर रही थी। वह जुडी हॉप्स प्रिंट वाली शर्ट पहने हुए थी और शर्ट का हेम टाइड अप था, जिससे उसकी स्लिम कमर दिख रही थी।
नीचे टाइट जीन्स की पैंट थी जो उसकी लंबी पतली टांगों को कसकर घेर रही थी। अभी भी नाश्ते का टाइम था पर माँ पापा पहले ही जल्दी काम पर निकल चुके थे। ग्यू शुएटिंग ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाई। उसके बाल गंदे गंदे थे और वह चॉपस्टिक से स्ट्रिम्ड बंस को छेड़ रही थी, बेफिक्री से खा रही थी, जबकि हमारे क्लॉस देख रही थी। उसकी आंखों में गॉसिपी एक्सप्रेशन के साथ चमक आ गई। और शिया ओबेई, तुम दोनों के क्लॉस में क्या है? तो मैं अपने कपड़ों को नीचे देखकर पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पिछली बार मैंने किंगहान और उसके क्लासमेट्स को साथ में शॉपिंग पर ले गया था। दुगु शुएटिंग ने एक आईब्रो उठाया, चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल थी। मैंने आंखें रोल की, ये ज़ूटोपिया थीम वाले क्लॉथिंग है। किंगहान की फ्रेंड ने भी उस टाइम एक सेट खरीदा था, स्लॉथ वाला। उसने कहा कि बाद में हम 3 मिलकर बाहर जा सकते हैं, फोटोज और बेहतर दिखेंगी। मैंने गु किंगहान की कलाई खींची। वो हम डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ गए। तुम बहन स्कूल वापस कहाँ जा रही हो? डू शुएटिंग का चेहरा तुरंत गिर गया। तो मैं खाकर खत्म करने के बाद निकल रहा हूं। आज मेरी फर्स्ट पीरियड क्लास है। अब वह अचानक रुक गई। उसने मुझको देखकर पूछा, शिया ओबेई, क्या तुमने कल का ऑनलाइन वीडियो देखा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरा चेहरा थोड़ा डार्क हो गया जब बोला, मैंने देख लिया। पहले सबको थोड़ा कूल डाउन होने दे। अगर वो किसी और दर्द से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो वो यकीन करेंगे कि वो फिर कभी इस इंडस्ट्री में काम कर पाएं। गुगु श्वेटिंग ने मेरी तरफ झट से देखा और जोर से सिर हिलाया। कल जब उसने वो छोटा वीडियो देखा तो वो इतनी एंग्री हो गई कि फटने वाली थी। सच को क्लियर करने, जूचेंग हान की रिप्यूटेशन बचाने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन आखिर में वो बिन बुनियाद वाले वीडियो ने सब बर्बाद कर दिया। उसने बंस में फंसी चॉपस्टिक को उठाया और माइक्रोन समझकर दिखाया। तो उसने वो मेरे सामने रख दिया। एक्सक्यूज मी सर, अशाओ बे ऐसी सिलेंडर वाली सिचुएशन में तुम क्या करोगे? मैंने एक बाइट ली और बंस को मुंह के सामने ही खत्म कर दिया। मैंने गला साफ किया और कहा, स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी हुई है। तो मैं गुक्विंग हान की ओर देखा जो नीचे सिर झुके हुए छोटे छोटे बाइट्स में बंस खा रही थी। मैंने पूछा, कहानी की फेमलेट, क्या तुम स्टेज लेने के लिए रेडी हो? और गु किंगहान अभी भी दिमाग में धुंध में थी। वो अपनी शर्ट पर जुड़ी हॉब्स की पिक्चर को नीचे ही देखती रही। अचानक पूछे जाने पर उसने खाली खाली मेरी ओर देखा। उसने चुपके से हाथ में बंस लेकर मेरे मुंह तक पहुंचाया। मैं गुस्से में बंस का एक बाइट ले लिया। मैं नहीं सोच रहा था कि गु किंगहान को लगा मैं उसका बंस चाहता हूं, लेकिन वो बंस तो आधा ही खाया हुआ था। आधा खा खाया। गु किंगहान ने सिर नीचे किया, चेहरा लाल हो गया। उसने दूध को छोटे छोटे घूंटों में सिप किया और शर्म से मैं अपना सिर खुजाने लगा, पूरा क्रिंज। तो मेरी नजर भी प्लेट पर पड़ गई। बचे हुए ब्रेकफास्ट में गु शुआडिंग ने हम पर एक नजर डाली। उसके होंठ का कोना खुद ब खुद ऊपर उठ गया। उसको लगा कि ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो साथ में ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद सब स्कूल की ओर चल पड़े। जैसे ही हम स्कूल गेट से गुजरे, जूचिंग हान ने वही स्कूल गेट देखा। तो भीड़ भाड़ वाले हैंड केक स्टॉल को देखकर उसने धीरे से कहा, अब भाई, मैं जियांग शान को हैंडहेल्ड पैनकेक ट्रीट करना चाहता हूं। मैंने सिर हिलाया। वो हमेशा जियांग शान से ब्रेकफास्ट मूछ करती रहती थी, तो अब शायद वो रिवर्स में ट्रीट देना चाहती है। और मैं वापस गया और 2 फुली लोडेड सर्विंग्स ले ली। एक सर्विंग जिंग हान और जियांग शान के लिए, तो दूसरी सर्विंग फैटी चांग युआन को ट्रीट करने के लिए थी। आखिर कल की बड़ी घटना को देखते हुए वो मैंने बुलाते ही वो बेवकूफ़ी से दौड़ते हुए अंदर आया। क्लासरूम में पहुंचते ही हेल्ड पैनकेक की लुभावनी खुशबू हवा में भर गई। जियांग शान ने गु किंगहेन को हाथ हिलाया। गु किंगहेन उत्साह से अपनी सीट पर बैठ गई और जियांग शान के साथ ब्रेकफास्ट खाने लगी। मैंने एक नज़र डाली और देखा कि फैटी अभी तक क्लास में नहीं आया, इसलिए मैंने हैंडहेल्ड पैनकेक डेस्क पर रख दिया। युगु बेई सच में मुझे फ्यूरी कर रहा है, तो मैंने कल साफ साफ उसे टेक्स्ट किया था, बताया कि मुझे एक हैंडहेल्ड पैनकेक चाहिए, और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सी क्लास स्किप करने वाली हूं। मैं मेरे बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। लियांग वान्युआन गुस्से में अपनी बेस्ट फ्रेंड झांग शिटिंग को कंप्लेन किया। झांग शिटिंग बार बार हाँ मिलाते हुए बोली, वान्युआन, तुम तो बहुत ही नाइस हो। कल उसने तुम्हें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फॉलो किया और 2 लड़कियों को ढूंढकर तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश की। अगर मैं होता, मैं पक्का सभी कॉन्टैक्ट काट देता, और तुमने उस रात उससे बात शुरू भी कर दी, उसे एग्जिट वैक्यूम दे दिया। और फिर भी उसने अभी तक तुम्हारे सामने माफी नहीं मांगी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की, अच्छे ग्रेड्स और बढ़िया पर्सनालिटी वाली गुबेई जैसा कोई भी तुम्हारे लायक नहीं है। लियांग वान्युआन गुस्से में सिर हिलाया कि उसने तय किया कि अब कभी भी एक्टिवली मुझे मैसेज नहीं भेजेगी। क्लासरूम में एंट्री करते हुए झांग शिटिंग बोली, अचानक मुझे हैंड एंड पैनकेक की खुशबू आई। और खुशबू की दिशा में फॉलो करते हुए उसकी आंखें मेरे डेस्क पर रखे रखे बड़े हैंडहेल्ड पैनकेक पर टिकी। तो वो हंसी रोक नहीं पाता है। कल वो सिर्फ टॉक था, वो आज भी तुम्हें हेल्ड पैनकेक खरीद कर दिया।
और वो भी चांग युआन ने उसके लिए नहीं खरीदा। अब उसे पक्का पछतावा होगा। लियांग वानयुआन धीरे से हफ किया। क्या उसे लगता है कि एक बार खुद मेरे लिए ब्रेकफास्ट खरीद ले तो वो उसे माफ कर देगा? वो मेरे डेस्क के पास गई और जोर से अपना हाथ उस पर मार दिया। लियांग वानयुआन के आने को नोटिस कर झू क्विंगहान ने जल्दी से अपनी चेयर साइड में शिफ्ट कर ली। तो उसने गुस्से में लियांग वानयुआन को नाराजगी भरी एक्सप्रेशन से घूरा। लियांग वानयुआन ने गु क्विंगहान को देखा और फ्रोवन नहीं रोक सका। और ये शैतान जैसी लड़की, उसने उसे क्लासरूम तक क्यों फॉलो किया? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो मुझे लाइक करता है, तो तुम लोग तो बस टूल्स ही हो क्या? नहीं देखा कि वो दूसरी लड़की पहले ही गिव अप कर चुकी है? तुम अभी भी इतनी शर्म कैसे रह सकते हो? वो अचानक कुछ समझ गई और हाँ में सिर हिलाया। आखिर रिच सेकंड जनरेशन हीर होने के अलावा ड्यूबे के पास दिखाने लायक कुछ भी नहीं है। जब तक पैसे हैं सब चलता है। तो तुम लोग 60 या 70 साल के बुड्ढे को भी जाने नहीं देते। मैं यौ किया। मैं लियांग वेन्युआन को नाराजगी से देखता रहा। तुम तो च्युइंग गम की तरह हो क्या? हटाना नामुमकिन है। लियांग वेन्युआन ने ठंडे ढंग से स्नॉट किया। गुबेई, तुम्हें लगता है जो तुम कह रहे हो वो फनी है? अब तुम्हें 3 मिनट और मिलेंगे। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो जल्दी बोल दो। तो मैं गु किंगहान को शंकित नजर से देखा और पूछा कि मुझे क्या कहना चाहिए। उसने सिर हिलाया, फिर उसने आधा खाया हुआ एक पैनकेक मेरे मुंह में धकेल दिया। मैं और नहीं खा सकता। तो हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। ये देखकर मैं पुट कर गया। अगली बार मैं तुम्हें इतना बड़ा नहीं खरीदूंगा। तो मैंने एक पैनकेक उठाया और मुंह में धसाया। और फिर मैं अचानक पैनकेक को देख के हैरान हो गया। ये कोई आश्चर्य नहीं कि ये जगह इतनी पॉपुलर है। अंदर अभी भी ढेर सारा फिलिंग बचा है। विलियांग वेन्युआन की आंखें लाल होना शुरू हो गईं। तो वो मेरे सामने पूरी अटैक मोड में खड़ी थी। हमारी इंटीमेट एक्ट देख के उसे लगा जैसे वो एक क्लाउन बन गई है। विलियांग वेन्युआन की आंखें लाल होना शुरू हो गईं। तो वो मेरे सामने पूरी अटैक मोड में खड़ी थी। हमारी इंटीमेट एक्ट देख के उसे लगा जैसे वो एक क्लाउन बन गई है। बीच शांग युआन दोनों के बीच से गुजर गया। मैंने चुपके से फैटी की पीठ थपथपाई और डेस्क से एक पैनकेक सौंप दिया। ये तेरे लिए। शांग युआन ने पैनकेक उठाया, चौंकते हुए बोला, गॉडफादर। और जब उसने देखा मैं शांग युआन को एक पैनकेक दे रहा हूं तो लियांग वेन्युआन की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। तो बहुत आगे बढ़ गया। ऐसा कहने के बाद वो मुड़ी और अपनी सीट पर वापस चली गई। डेस्क पर ढीली तरह बैठ गई। उसके कंधे कांप रहे थे जैसे उस पर बड़ी अन्याय हुआ हो। शान ने लियांग वेन्युआन को एक नजर देखी और तिरस्कार से ठहाका लगाया। उसे लियांग वेन्युआन जैसे व्यक्ति से कोई अच्छी इंप्रेशन नहीं थी, जो ब्रदर बाइस का पैसा खर्च करता है और फिर भी उससे ठंडा रहता है। उसके पास बिल्कुल भी कोई अच्छी इंप्रेशन नहीं थी। उसने गु किंगहैन की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, भाई बा, क्या छोटी बहन आज हमारी क्लास में ट्रांसफर हुई? मैंने एक भौ उठाई। सुधार, ये मेरी बहन है। अगर उसे बुलाना है तो पूरा नाम इस्तेमाल करो। डिंकिंग है ने परिवार का सरनेम भी मत छोड़ो। अगर उसे ढूंढना है तो बस मुझे मैसेज कर दो। मैं उसका मैनेजर हूं। चेंग युआन ने कंधे उचकाए। ठीक है, तुम्हारे लाए हुए ब्रेकफास्ट के लिए। मैं आज गॉडफादर जो भी कहे सुनूंगा। गु किंगहैन, इसे याद रखो। चेंग युआन ने अच्छी नीयत से सिर हिलाया। एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने की वजह से होमरूम टीचर ने सबसे पहले गु किंगहैन से खुद का छोटा इंट्रो देने को कहा। तो मैंने कहा कि जी यू किंगहैन की शर्ट के हेम पर बंदा गांठ खुला हुआ था। ढीले कपड़े उसकी गर्वीली काया को पूरी तरह छिपा रहे थे। तो फिर उसका खूबसूरत चेहरा और ठंडा स्वभाव। इंट्रो के दौरान उसकी आवाज बर्फीली होने के बावजूद सभी लड़के स्टूडेंट्स की नजरें खींच लेता था। स्टूडेंट गु किंगहैन जब से एडमिट हुई है उसके स्कोर हमेशा हमारे ग्रेड में टॉप रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सब लोग उससे सीखें और अपने स्कोर थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, होमरोम टीचर ने कहा। जब उसने सुना कि वो हमेशा फर्स्ट रैंक पर रहती है तो सब मुंह खुले हुए हैरान रह गए। तो वो हमारे स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट है। क्या नंबर 1 स्टूडेंट नहीं, एक भारी चश्मे वाली और ग्रीसी बालों वाली लड़की होनी चाहिए। वो कैसे स्मार्ट और खूबसूरत दोनों हो सकती है? भगवान ने उसके लिए कौन सा दरवाजा बंद किया यार। वो नहीं, लगता है मैं लव में फंस गया ब्रो। लियांग ने तुम्हें जीत लिया और भौं में चढ़ा दी। उसकी आंखों में कड़वी नाराजगी भर गई थी। तो वो पहले समझी थी कि गु किंगहैन बस एक चिड़ी जैसी लड़की है जो मुझसे चिपकी हुई है। उसने नहीं सोचा था कि वो उससे भी अकादमिक में आगे निकलेगी। वो सिर घुमाकर मेरी ओर एक झलक देखी। मेरी पलकें आपस में लड़ने लगी थी। वो घिनौनी तरह सिर हिलाई। वो इस तरह के प्लेबॉय को भी एक बार नहीं देखती। ग्यू किंगहैन की तो बात ही छोड़ो, जो उससे भी ज्यादा टॉप है। उसके दिल में उसे और पक्का हो गया कि ग्यू किंगहैन बस वही है जिसे मैंने पैसे से हायर करके उसे इंट्रीगेट करने के लिए रखा है। होमरूम टीचर ने डेस्क पर 2 बाप मारते हुए किंगहैन को अपनी सीट पर वापस जाने का इशारा किया। तो अब चलो क्लास शुरू करते हैं। वो शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे कोई जादुई स्पेल लग गया हो। मैं तुरंत अपनी डेस्क पर ढीला पड़ गया।
तो जब मैं नींद में धुंधला था तो किसी ने मेरे गाल में धक्का दिया। सुबह की क्लास खत्म हो गई। जिचेंग हान की नरम और मीठी आवाज सुनाई दी। मैं यौ किया और लंबा स्ट्रेच लिया। मैं नींद में सिर उठाया और चारों ओर देखा। मैं शंका से पूछा, क्या लंच टाइम हो गया यार? गु किंग हैन मुस्कुराई और अपनी बाँ मेरी बाँ से जोड़ ली। भाई, हमें अभी खाने चलना चाहिए। मैंने अपनी आंखें मल ली। फिर मैं चेंग युआन की ओर देखा। ओ मोटू, तेरे गॉडफादर तुझे फीस्ट पर ले जाएंगे। मैं जियांग शान की ओर देखा। चलो चलते हैं। चलो साथ में खा लेते हैं। जियांग हाई स्कूल की कैंटीन 2 मंजिलों में बंटी हुई है। पहली मंजिल पर स्टूडेंट कैंटीन है, दूसरी मंजिल पर फैकल्टी कैंटीन है। प्रिंसिपल हुआंग डेरान। तो खाने की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए सभी फैकल्टी और स्टूडेंट्स एक ही पोर्शन खाते हैं। फैकल्टी पहली मंजिल पर अपना फूड ऑर्डर करने के बाद ट्रे लेकर दूसरी मंजिल में खा लेते हैं, यानी कैंटीन में एंट्री करते हैं। चैंग युआन ने पहल करके कहा, तभाई बेई, तुम लोग पहले सीट ढूंढ लो तो मैं तुम्हारे लिए लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। उसी वक्त लियांग वान्युआन उनके पास से गुजर गई। उसने मुझसे ऑर्डर किया, हगु बेई, मुझे वही रूटीन डिशेज चाहिए। ऑर्डर करने के बाद इसे मेरी टेबल पर ले आना। आज यह तुम्हें मेरे सामने बैठने की झिझकते हुए इजाजत देगा। मैंने उसे शंकास्पद रूप से देखा। तुम हंसा और सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं ऑर्डर करने के बाद यह जरूर ला कर देगा। लियांग वेन्युआन ने गु किंगहेन को एक प्रोवोकेटिव एक्सप्रेशन से देखा, जैसे वो अपनी सॉवरेनिटी घोषित कर रही हो। मेरे शब्द सुनते ही चेंग युआन ने धीरे धीरे आ भर ली कि उसको पहले लगा था कि बई ने आखिरकार लियांग वेन्युआन से बच निकल गया। उसको नहीं पता था कि सिर्फ उसके सामने बैठकर खाना खाने से ही वो फिर से फंस जाएगा। तुम लोग आगे चलो, बैठ जाओ। लियांग वान युआन, वो भी उसका हिस्सा ले लेगा। तो गु किंग हान की बात तो उसने निराशा भरी अभिव्यक्ति के साथ सिर झुका दिया। उसने मेरी बांह को कसके पकड़ा। गभाई, मैं भी खाना ले आती हूं, उसने धीरे से कहा। मुझे अकेले लाइन में खड़ा नहीं होने दिया। यही एकमात्र तरीका था जिससे वो मेरे लिए चेहरा बचा सके। लेकिन फिर उसने देखा मैं मोटे वाले की शर्ट पकड़कर हंसते हुए बोला, हमारे स्टेटस के साथ लाइन में खड़े क्यों हो? तो मैंने उन्हें कहा कि यहां थोड़ा इंतजार करो। तो मैं सीधे फूड काउंटर की तरफ चला गया। चेंग युआन ने लार निगली और मेरे पीछे को हैरानी से घूरा। भाई बई जैसा ही था। वो कितना बेशर्म है नहीं यार, कितना अहंकारी है। इतने सारे लोगों के सामने उसने वाकई लाइन काटने की हिम्मत की। आसपास के छात्र आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे जब मैं कूल कूल लाइन के आगे चल गया। उन्हें नहीं लगा था कि स्कूल जैसे जगह में कोई वाकई लाइन काटेगा। अरे स्टूडेंट, तू लाइन नहीं काटने वाला है ना? तो कौन सी क्लास में है तू? नहीं देख रहा कि सब सही से लाइन में खड़े हैं? तो तू बहुत बेशर्म है आंटी। तू उसे खाना नहीं दे सकती। नहीं, खैर, प्रिंसिपल को बता दे। लंच लेडी ने भी मेरी तरफ एक नजर मारी और ठंडे तौर पर बोली, स्टूडेंट, सबका टाइम बात मत कर, लाइन में लग जाओ। सबकी बातों को अनदेखा करते हुए मैं सीधे बैक किचन की ओर चिल्लाया, 4 मांस की डिश और एक सूप, इन्हें प्राइवेट रूम में ले जाओ। शेफ अंकल लियू ने पीछे की किचन से अपना सिर बाहर निकाला। देखते ही वो जल्दी से आगे आया। अयंग मास्टर गु, आज कैंटीन में खाने के लिए क्या ले आया? अगर तुम थोड़ा पहले बता देते तो मैं कुछ सामग्री तैयार कर लेता। मैं नहीं कर सकता था क्या? मैं मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। अंकल लियू का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया है। ये बस स्पॉन्टेनियस डिसीजन था। लियू, जो सही लगे वो बना दो। अगर बहुत झंझट है तो मैं यहां ही लाइन में खड़ा हो सकता हूं। अंकल लियू बार बार सिर हिलाता रहा। कोई झंझट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो तुम बस अब फ्रेंड्स को प्राइवेट रूम ले जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। तो मैं जब खत्म करूंगा तो तुम्हारे लिए लाकर रखूंगा। धन्यवाद अंकल लियू, मैं मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो मैं मुड़कर उस स्टूडेंट को शालीनता से मुस्कुराया जिसने अभी कहा था कि मैं लाइन में कट रहा हूं। तो मैं स्वैगर के साथ आगे बढ़ा जैसे मैं ही इस जगह का बॉस हूं, और गु क्विंगहान और बाकी लोगों को दूसरे फ्लोर के प्राइवेट रूम की ओर ले जाता हुआ। लाइन में खड़े सभी स्टूडेंट्स हैरानी से टकटकी लगाए रहे। क्या अंकल लियू का एटीट्यूड वाकई इतना अच्छा है?